बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। आप सबको जुमा बहुत मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हुए इस प्रोग्राम की आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। आज जैसे कि आपको पता है जुमे का दिन है और वीक का लास्ट डे है। इसके बाद वीकेंड शुरू हो जाएगा और आज यानी कि जो दिन है 6 फरवरी ये वो दिन है जिस दिन पसंद मनाई जा रही है लाहौर में 6, 7 और 8 तारीख को। सो आज उस की जो कमी की वजह से जो विटामिन बसंत की कमी आज हमें इस्लामाबाद में महसूस हो रही है, वो आज करते हुए हमने आज कहा कि हम भी बना के छोड़ेंगे। चाहे लाहौर ना जा सके तो क्या हुआ, हम यहाँ पर। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मुझे कहते हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई लाहौर ना जा सके तो क्या हुआ, दिल तो हमारे पास भी है। चोरी कर लेते भाई, पिंडी वालों के पास दिल नहीं है, इस्लामाबाद वालों के पास दिल नहीं है, हम ना मनाए बसंत। तो हमने कहा चलो एक छोटा सी ये जो खुशी है इसको हम भी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस चीज़ को सेलिब्रेट जो है वो नहीं करना चाहिए। उनके डिफरेंट ओपिनियंस हैं इस हवाले से। मेरी सिर्फ एक ओपिनियन है कि वैसे ही पाकिस्तान में खुशियों के मौके बहुत कम है और बहुत कम ऐसी खुशियाँ हमें मिलती हैं, ऐसे फेस्टिवल्स हमें मिलते हैं जो पूरा पाकिस्तान मना सकता है। इस वक्त जो है वो लाहौर को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है वो एज अ टूरिस्ट जगह ली जा रही है। यहाँ पे शायद पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं। मैं ज़रूर करना चाहूँगा। अगर आप ख़त्म कर ले बात में कर। जी, मैं यही कही थी कि लाहौर को जो है वो एक टूरिज़म के हवाले से इस वक्त बेस्ट डेस्टिनेशन कहा जा रहा है। तमाम तर होटल्स वहाँ पर जो है वो बुकड हैं और दुनिया भर से लोग इस इवेंट को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। हमारी टीम भी अब उस तरह से, जिस तरह हम पहले क्रिकेट टीम के साथ एफिलिएटेड थे, अब उस तरह से हम नहीं रहे क्योंकि उनकी वो कारकर्दगी नहीं रही जो हमें खुशियाँ देती थी। तो इसलिए अगर कोई खुशी का मौका मिल गया है, अगर कोई फेस्टिवल ऐसा मिल गया है तो उसको आप प्लीज़ सेलिब्रेट करें और इस बारे में सोचें कि वो फेस्टिवल अगले साल दोबारा हो, सब सेफ रहे इंशाल्लाह। कह रही थी कि आपको दे दिया है, अब आपने इसकी रखवाली खुद करनी है। लेकिन एक चीज़ का मुझे पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए। बड़ी सख्त बात मेरे जहन में आ गई पर मैंने कर दी कि पड़ोसियों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। हमारे दीन में भी कहा गया है पड़ोसियों का। पंजाब के बिल्कुल साहब पिंडी के साथ टच हो रहे हैं। हम इस्लामाबाद हम भी हैं पिंडी वाले। मरियम नवाज साहिबा, आप तो मतलब पंजाब पिंडी में भी आता है। आप ये क्या बात की आपने इधर भी आना है और अगर आप इधर ना पसंद बनाए तो हम देखें आप हमें बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत पसंद है, तो आप यहाँ भी लेकर आए पसंद। एक अकेली जान किधर किधर जाए। कल उन्होंने जो है वो लिबर्टी चौक के ऊपर एक वहाँ पे एक छोटा सा इवेंट उन्होंने किया है जिसके अंदर जो है वो फायरवर्क्स होंगे और सेलिब्रेशंस होंगी सारी। जी, 7 बजे जो है वो लिबर्टी चौक में जो भी लाहौर में मौजूद हो वो ज़रूर वहाँ पे जाएं। बट अब वो कहाँ जाएं, किधर किधर पूरी पड़े। लिबर्टी चौक अगर जा सके, गाड़ी ना मिली तो हम पैरो गोडो चले जाएंगे। गोडो चले जाएंगे। तुमने बस बेटी को कहीं ख्याल रखना, उसको बांध के आना है ताकि वो कहीं घूम ना उसको साथ लेके जाएंगे। हो सकता है जिस तरह हम लोग अपने बचपन की बताते हैं चीजें कि जी बचपन में बसंत में ये होता था, तो वो भी जो है बचपन में इंशाल्लाह बताएगी कि मैंने जब पहली दफा इतने सालों बाद जब बसंत पे से पाबंदी हटी तो हम गए सेलिब्रेट करने। अच्छा, मैं सिर्फ यही करने के लिए जा रहा हूँ, वरना इतना काम पड़ा मैंने कहा था कि मैं कह सकूँ किसी को। अच्छा हलीमा, मैंने जब मुझे अभी तक याद है बसंत रावलपिंडी में जब बनाई गई थी और बहुत ज्यादा गुड्डे गुड्डियाँ सब कुछ छोड़ रहे थे, डेग लोगों ने छत पे लेकर आ गए। तब डेग का जमाना हुआ करता था। इफ यू रिमेंबर दे यूज्ड टू बी बड़े डेग, उसके दरमियान में एक बड़ा सा पीस और 2 साइड के डेग और 2 छोटे डेग। तो ऐसा और वो जो छोटे वाले होते थे ना वो जरा दूर भी हम रख देते थे ताकि माहौल जो है वो बना रहे। सो मुझे अभी तक याद है हमारी छत पे जो है हम इस घर में नए शिफ्ट हुए थे और ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ शायद 2000 की 2002 की, यानी से आज से 20-25 साल पुरानी। तो आई वाज वेरी यंग, मतलब मुश्किलों से मैं यंग तो नहीं होंगे आप, तो मेरे ख्याल से कोई बच्चे होंगे, कोई यंग ही तो वही रहा, वही कह रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था तो मैं जब ऊपर गया तो तो मुझे बड़ा शौक था। गुड्डा तो उड़ाना आता नहीं था, सिर्फ देख ही सकता था। सो मुझे भी तक याद है क्या नाम है उसका, दिलेर मेहंदी
दिलेर मेहंदी। तो दिलेर मेहंदी का एक गाना था तारा रारा, ठीक है, वो बड़ा मशहूर था उस वो टाइम तब भी मशहूर था, वो अब भी मशहूर है। तो वो था गद्दे तेना चढ़ दी, तो वो इस तरह गाना था। तो पंजाबी सॉन्ग जो है मेरे अब्बा लेकर आए थे बाहर से वो सीडी, और हमारे पास था सीडी प्लेयर। वो तो हम छत पे ले गए, तो पड़ोसियों ने कहा ये तो अमीर है भाई, इनके पास सीडी प्लेयर है। वो हमारे पास, क्योंकि उस जमाने में नहीं हुआ करते थे ना, घरों में नहीं होते थे सीडी प्लेयर। छत, तुम्हें पता है हम पिंडी में रहते हैं तो छत तकरीबन एक ही होती है चारों की। उस वक्त मंजिल सिर्फ आप 2 बना सकते थे, तीसरी मंजिल वाज नॉट अलाउड। सो हम तकरीबन 4-5 छतें, और कुछ छतें जो है ना पिंडी में ऐसी भी होती है जहाँ पे एक वो बाउंड्री का नक्शा से खिंचा हुआ होता है, लेकिन कोई मुंडेर या कोई वो रेलिंग कुछ भी नहीं होता, तो वो छतें सारी मिली हुई होती है वहाँ। तो वो 4-5 छतें, आप खुद सोचे, सब ऊपर छत पे, डेग हमारे पास। हमने कहा जी ये तो चलो हमारी मलकियत है, हमने डेग लगाया। और उसके बाद क्या हुआ कि सब गुड्डे उड़ाना शुरू हो गए। मैं आपको बड़े मजे की बात था, तो माइक ऐसी होती है। सो हमने दिलेर मेहंदी की लगाई, तो वो इतने मजे का गाना था क्योंकि नया नया आया था। तो उस लड़के ने, मुझे अभी तक याद है, जुनेद, ही इज इन यूएस नाउ। तो जुनेद भाई जो है, जुनेद भाई ने जो है वो, उनके पास सीडी रह गई, ठीक है, वो सीडी लेके चले गए कि मैंने सुननी है तो मैं आपको दे दूंगा बाद में। सीडी ले ली। मेरी अम्मी मुझसे कोई 1.5 महीना कहती जाओ उससे कहो सीडी देते, दिलेर मेहंदी की सीडी उसके पास है, दिलेर मेहंदी की सीडी उसके पास है। ये चीज़ें उससे बड़ी यूनिक आइटम्स हुआ करते थे, और हम लोग बार बार ये चीज़ें नहीं खरीदा करते थे उस ज़माने में। अच्छा, मुझे तो एज फार एज माई मेमोरी इज़ कंसर्न, मुझे कभी कोई बसंत याद नहीं है अपनी मेमोरी में। एक आधा मुझे कोई फ्लैशबैक्स जो है वो याद है, वो भी ये कि मेरे जो मामू वगैरह थे वो जो है अपनी छत पे मना रहे हैं, मतलब मेरे नाना की जो घर की छत थी नाना नानों के, वहाँ पे वो मना रहे हैं। और मैं, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं कितने साल की थी, शायद मैं अपनी मदर से भी पूछूं तो उनको भी याद ना हो कि वो कौन सी बसंत की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ फ्लैशबैक्स याद है। हम छत पे जा रहे हैं या हम जो है वो फिर रहे हैं, वो उड़ा रहे हैं, इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है सही तरह से। इसलिए भी इस इवेंट का एक बड़ा मज़ा है कि ये जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे इस तरह से मेरे ख्याल से पहली दफ़ा मनाया जा रहा है, और दोबारा यकीनन इंशाल्लाह हम बसंत मनाए, लेकिन पता नहीं इस तरह से मनाई जाएगी या नहीं। मैं तो पिटीशन दायर करूंगा, मैंने पिटीशन दायर कर दी है, मैंने एक सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दी है कि मरियम नवाज साहिबा आपने बसंत यहाँ भी लेकर आनी है, वरना यकीन माने सख्त नाराज़ हम हो जाएंगे आपसे। पिंडी भी तो देखिए पंजाब में आते थे, इस्लामाबाद को चलेकर आप नहीं लाती तो छोड़े, तो पड़ोसी भी है, हम पड़ोसी है, तो कोई बात नहीं, इस्लामाबादी तो पिंडी चले जाएंगे ना उठ के बसंत मनाने के लिए। तो आपसे बड़ी दरख्वास्त है कि आप प्लीज पिंडी में भी लेकर आएं और दूसरे शहरों में भी लेकर। और लिटरली आई कैन सी, कल मैंने पूरा दिन जिस तरह ट्रांसमिशन होती है ना ईद की ट्रांसमिशन को लम्हा बलम्हा देखी न्यूज में क्या हो रहा है लाहौर में। अच्छा, और जिस एक चीज अब देखिए, ये आपने हमारी बात माननी है क्योंकि आपकी बात हमने मानी है। मरीम नवाज साहिबा ने कल जो है वो कहा था कि आप तमाम तर लोग जो है वो बसंत का रंग पहने, येलो रंग पहने, तो आज हमने जो है वो कहीं ना जो हमारे वार्डरोब पे मौजूद था वो हमने आपकी बात मानने की कोशिश की। ये येलो था, ये पुराना हो के ऑरेंज हो गया। ये वाइस वैसा होना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पे एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी जो है वो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर देना चाहेंगे। जब ये बसंत के 3 दिन ख़त्म हो जाएंगे तो ज़ाहिर है हम सबको पता है कि 72 आवर्स के लिए पतंग उड़ाने की इजाज़त दी गई है, और उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल भी है। सारा गवर्नमेंट ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है कि इसको सेफ बनाया जाए इस इवेंट को, और उसके बाद जो है ये पतंगबाजी की इजाज़त जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर वो वही वाली डोर और उसका इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से ये 3 दिन तो उनकी निगरानी में। अज़मा बुखारी को, अज़मा बुखारी उनका नाम है, जी जी, अज़मा बुखारी। आपने उनको देखा वो एक छत पे थी और उन्होंने फिर गुड्डा उड़ाया, फिर जब वो और मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। अच्छा, मुझे ये हुआ कि यार जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैंने भी कर रहा है ये काम। एक बड़े मजे की बात है, मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी, जहाँ पर मरियम नवाज साहिबा ने किया, जहाँ अज़मा बुखारी साहिबा थी, जहाँ मरियम औरंगजेब साहिबा थी, वहाँ पे आम पब्लिक भी थी। मतलब मेरे कुछ दोस्तों ने लगाया हुआ था, मैंने कहा ये तो वही छत है जहाँ पर मैंने पीछे देखा अज़मा बुखारी साहिबा है। सो दैट मीन्स देयर वाज नो प्रोटोकॉल नीडेड, और जिस तरह आप आज़ाद किसी मुल्क में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। शायद ये चीज़ हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत थी। हम इस मुल्क के साथ हैं, हम किसी शख्सियत के साथ नहीं हैं, हम इस मुल्क के साथ हैं। आप इस मुल्क के साथ हैं तो हम अब आपके साथ हैं। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं बच जाएगा। देखते रहिए कौसर, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। यहाँ पे एक हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी जो है वो आपको देते रहें। जब बसंत ख़त्म हो जाएगी तो बहुत सारी डोरें जो हैं वो हम वहीं छोड़ के मे भी चले जाएं, या बहुत सारी पतंगे जो हैं जो फटी हुई हों या जो डैमेज हो गई हों और उड़ाई ना जा सकती हों वो हम वहीं छोड़ के चले जाएं। तो ये मुल्क हमारा ही है, इसके अंदर हमने ही रहना है और इसकी सफाई का जिम्मा भी हमारा ही और है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, गवर्नमेंट खुद कर लेगी, कुछ काम खुद भी कर लिया करें, हर चीज गवर्नमेंट ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद ना की जा सके। बहुत आसान है, वो पतंग आपने ही उड़ाई है, उसकी डोर और उस पतंग को जो है वो डिस्कार्ड करना भी आपका ही फर्ज है। ड्यूरिंग द पसंद आपने अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल खाली डोर से और खाली पतंग से नहीं रखना। आपने ये धक्कम पेल जो हो जाती है, आप देखते हैं बहुत रश हो जाती है, आप देख रहे खवातीन अगर बस पे चढ़ना चाह रही हैं तो उनको पहले चढ़ने दिया जाए। ये जो सिविक सेंस है इस पूरे इवेंट में हमने दिखानी है। अगर फॉरेनर्स आए हुए हैं उन्हें पहले रास्ता दे, ना कि सिर्फ इसलिए कि फॉरेनर्स है लेकिन इसलिए क्योंकि बाहर मुल्क से आए हुए हैं, वो हमारे लोग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एंड मेहमानों के लिए हमेशा आप जगह खाली करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी होगा कि अपनी सारी सिविक सेंस, जितनी भी सिविक सेंस आपके अंदर पहले नहीं मौजूद थी और जो आपको पता है जिसके बारे में शिकवा करते रहे कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, मोटरसाइकिल वाले को ये करना चाहिए, ये देखो बंदा क्या कर रहा है, जो हम दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं वो हमने खुद ठीक करना है ताकि दूसरे लोगों को उसके से अफादा हो सके। वेरी ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें साथ में लेके चलनी होती हैं, लेकिन जब भी कोई इवेंट होता है हम देखते हैं कि वो जब ख़त्म हो जाता है तो हम वो गलाजतें या वो चीज़ें जो हैं वो वहीं छोड़ के चले जाते हैं। इन हवाले से भी आप लोगों ने काम करना है। अगर पतंग उड़ाते हुए ज़ाहिर है एक जज्बा भी होता है कि मेरी पतंग जो है वो जीत जाए, तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसमें थोड़ी ऊंची बोलना शोलना शुरू हो जाए तो जितने भी लोग हैं वो उस लड़ाई को तूल देने की बजाय उनका फर्ज ये बनता है कि उस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करें। एक ऐसा इवेंट, हाँ, खुशी का मौका है, इसको गमी में मत बदलिएगा। और खुदारा हम बार बार कह रहे हैं, गवर्नमेंट बार बार कह रही है, ये इवेंट आपको दे दिया गया है, इसकी रखवाली करना अब आपका काम है ताकि अगले साल भी ये इसी तरह मनाई जाए, बल्कि खाली लाहौर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इसको मनाया जा सके और इसको मिसाल बनाया जा सके। हलीमा, जब भी ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं उसको सेलिब्रेट करने का हम बड़ा अक्सर कहते थे कि यार ये करने दिया जाए, इसको गवर्नमेंट अपनी निगरानी में करे और गवर्नमेंट ने वो किया। बिल्कुल, इस बार बिल्कुल। हम बचपन से जो है वो ये सुनते आ रहे हैं बात अपने पेरेंट्स के मुंह से कि ये बड़ा अच्छा इवेंट है और इस इवेंट मतलब वो लोग जब अपनी यादें शेयर करते थे तो वो लोग हमेशा यही कहते थे कि ये इवेंट बड़ा यादगार होता था, हम इस तरह छतों पर जाते थे, चाय बनाते थे, पकौड़े बना रहे होते थे, ये सारी चीज़ें वो लोग डिस्कस कर रहे होते थे हुमायूं, लेकिन हमने कभी अपनी आंखों से उस चीज़ को होते हुए नहीं देखा था। अब ये पहली दफ़ा अगर हो रहा है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और जिस तरह हुमायूं बार बार कह रहे हैं कि आपको ये इवेंट दे दिया गया, अब इसकी रखवाली आपने खुद करनी है। इस इवेंट को ये टाइमिंग भी बड़ा अच्छा होता है कि इसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। हमारे से जैनब आ गई है, जैनब हाँ, अभी मेरा ख्याल है आज जैनब वहाँ पे बनती नहीं है, आज जैनब तुम इधर आ जाओ, जैनब फौरन से इधर आ जाओ। आज तुमने तो जूते भी ऐसे पहने हुए कि आज तुम दिखाने काबिल हो। मैं आप लोगों को जुम्मा मुबारक भी कहती हूँ, साथ में बसंत मुबारक भी है। अच्छा, जैनब जो है ना आज आई है और जैनब ने कहा कि ये शलवार जो है मैंने मैचिंग की है अपनी मेहंदी की शलवार। तो अच्छा रियली, ये तुम्हारी मेहंदी की शलवार है? मेहंदी की शलवार है। ज़ैनब अगर तुम मुझे आइडिया दे देती ना, द गुड्डी ऑन द कान, हाँ द गुड्डी ऑन द कान जी, कान पे जरा दिखाइए, कानों पे भी गुड्डियां हैं। जी जूम करे असद भाई, जूम करे। ये स्पेशल मैंने बनवाए क्ले वर्क वालों से और वो सुबह आज के लिए बनवाए तुमने? आज के लिए बनवाए और वो सुबह कहती थी कि मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया, कल मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा अच्छा लेकिन अब मुझे तो चाहिए किसी भी हाल में, तो उन्होंने मेरे आने से पहले ऑफिस में डिलीवर किए हुए थे। वाह माशाल्लाह। ये जो क्ले वर्क वाले हैं उनसे हमने आपकी जो लड़की हैं उनसे मुलाकात भी कराई हुई है और मैं जब कल उनकी वीडियोस देख रही थी तो आई वाज रियली मच सरप्राइज एंड शॉक कि वो कितना छोटा छोटा काम और वो सब कुछ कर रही थी। एक गुड्डी ऐसी थी जिस गुड्डी के बीच में गुड्डियां उन्होंने लगाई थी, तो दिस इज वेरी प्रिटी। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन आपने जो ओवरशैडो किया है ना हमें ये सारा पसंद बना के, मैं तो वैसे ही मुझे बहुत शौक है इस तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का, तो मैंने कहा मौका है लाहौर पर पूरा कैश किया, बिल्कुल अच्छा नहीं मुझे लगा। छोटी सी चुटिया भी बनी है आप, मेरी भी छोटी सी है, अब छोटी सी हो गई, एक जमाना था बड़ी होती थी। लेकिन इस इवेंट पर एक चीज मैंने यहाँ पर बतानी है, एंड हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया कि ज़र मुबादला बहुत बढ़ेगा इससे। आप देखिए होटल वालों को कारोबार मिलेगा, बहुत सारे लोगों को, इस गुड्डियों वालों को, डोरों वालों को जिनका बड़े अरसे से जो है वो कारोबार ठप पड़ा हुआ था, उनको इससे तकवीत मिलेगी, कपड़ों वालों को मिलेगी। एक इस तरह के इवेंट
से बहुत सारे लोगों का कारोबार बढ़ता है, बहुत सारे ऐसे लोगों का, जैसे आप बसेस देखिए, गवर्नमेंट ने सारी अपने ज़ेरे निगरानी ले ली है, मुफ्त बसेस चलेंगी, प्राइवेट बसेस को भी गवर्नमेंट पे करेगी। कोई भी गाड़ी जो है, जितना भी प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो सब पब्लिक है, देयर इज़ नो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। और ये आपको कहा गया है बार बार, अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल ना निकालें। पहला दफ़ा है यार, थोड़ी सी सिर्फ 3 दिन। हाँ, और पहली दफ़ा अगर आप किसी और सिटी से वहाँ मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप गाड़ी में जाएं, लेकिन कोशिश करें कि जाहिर जब बात है, आप सांबाद से होटल होटल आप पहुँच जाएं बिल्कुल। तो आप जो है वो कोशिश करें पार्क कि कर आप दें। कोई बस या कोई इस तरह की चीज लेके, और अलीमा थोड़ा सा पैदल भी चल ले, कोई मसला नहीं। और अगर कोई है। आपको ये कहे कि वो लाहौर इसलिए नहीं जाना कि ट्रैफिक बहुत है, तो उन्हें कहें कि हम इसी को एंजॉय करने जा रहे हैं, आज हमें ट्रैफिक बिल्कुल भी बुरा 3 दिन नहीं लगेगा, तो हम जाएंगे, हम ख्वार भी होना पसंद करेंगे। अच्छा, हम रेडी हैं, क्योंकि लाहौर का हर कॉर्नर जो है वो सजा हुआ है। अगर हम अपनी लोकेशन पे नहीं भी पहुंच रहे तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। हाँ, और अच्छा, इसमें एक और चीज है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी देखो, लोगों ने दुगने तिगने दाम कर दिए हैं एक ही रात में, एक ही दिन के लिए। होटल्स वालों ने पैसे बढ़ा दिए, किराए बढ़ा दिए, जो खाने पीने के स्टॉल्स है। ये पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया बहुत अच्छी चल रही है, बहुत नेक परवीन है और हम ही सारे खराब हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी। जी, ये बात कहीं सच भी नहीं है, क्योंकि मैं होटल ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, जो रेट्स पहले थे बिल्कुल वही हैं, क्योंकि वो डरे हुए भी हैं। गवर्नमेंट ने हमने ज़ेरे निगरानी, बोलने पता है कि कंप्लेन हो जाएगी कि रेट ज्यादा। मैंने जितने अभी तक चीजें देखी, लेकिन हुमायूं बहुत सारी इंडिविजुअली जो चीजें होंगी, और वो हलीमा होंगी ये भी महंगी, इकोनॉमिक्स का रूल है, डिमांड और सप्लाई का, कि अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो रेट बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें देखिए एक और चीज, मैं मिसाल देके आप लोगों को समझाती हूँ, शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। जब मैं हज पे गई तो वहाँ पे जो एक रूट जिसपे हज के 5 दिनों के अंदर, जो उससे पहले वही टैक्सी हम लेते थे हरम जाने के लिए, तो 25 रियाल वो लेते थे, और जिस दिन हज वाला दिन था उस दिन उन्होंने 150 रियाल हमसे मांगे और कहा कि ये तो आज का दिन तो हमारी कमाई का दिन है, आज का दिन हम कैसे छोड़ दें। तो ये पूरी दुनिया में होता है, लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तानियों ने ये कर दिया है, ये हमेशा होता है। और अगर आप जा रहे हैं तो इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ी सी मेरे ख्याल से सबकी पॉकेट होगी कि वो खुशियाँ सेलिब्रेट करके आ जाए। यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है, हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा कि हम बाद में बात कर सकें, हमें बहुत काम भी है। बहन, जहाँ मिले ना बस कनेक्ट कर लेना, जहाँ हुए कोई प्लान नहीं है, हम तीनों जा रहे हैं इंशाल्लाह लाहौर, मोबाइल चार्ज करने, ठीक है। और अगर हाँ, ताकि अगर कोई भी हम ट्रैफिक में फंस सकते हैं क्योंकि पैदल गोडो पहुंच जाएंगे, बस बता देना है यहाँ पे। मैं तो कोशिश करूंगी कि हम लिबर्टी चौक पे पहुंच जाएंगे, लिबर्टी चौक पे इंशाल्लाह पहुंचेंगे। मैंने कल मेरे जो हस्बैंड है मंसूर, उनको मैंने कहा कि हम इंशाल्लाह जो है जा रहे हैं, और हम लोगों के कोई खास प्लान्स भी नहीं है, बस सेलिब्रेट द बसान। तो हम वहाँ पे मिल लेंगे। तो मंसूर ने मुझे कहा ये हो ही नहीं सकता कि हुमायूं का कोई प्लान ना हो, ये हो ही नहीं सकता उसका कोई प्लान। बात तो वैसे वो सही कर रहे हैं, ये बात सही कर रहे हैं। अब हमें भी बता दें कोई प्लान है या नहीं। सच में ये पहली बार है कि मैं जा रहा हूँ, मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि प्लान की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर चीज सामने होगी। और मेरे क्योंकि बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं, तो जिससे ज्यादा मेरा राजनामा हो गया उस टाइम पे, मैं उसके साथ खुश हो जाऊंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि जब आप बहुत सारी चीजें इस तरह के इवेंट्स पे प्लान करते हैं तो वो एज पर प्लान नहीं हो पाती। तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मूड खराब हो जाता है कि हमने सोचा था हमने यहाँ जाना है। तो आप कोशिश करें कि कुछ भी इस तरह से प्लान ना करें। जिस तरह जैनब ने कहा कि हर जगह ही सजी हुई है, जिस जगह को आप यूटिलाइज करना चाहें वहाँ कर सकते हैं और वहाँ पे एंजॉय करें। एंजॉय करने वाले लोग होते हैं, एंजॉय करने वाला मोमेंट होता है, एंजॉय करने के लिए कोई खास जगह मतलब उस ट्रैफिक को आप ये ना समझे कि यार ये बहुत ट्रैफिक है, आपके मजा। मैं तो कहूँगी वहीं पे गाड़ी रोक के भाई आप जो है पतंग आपने पकड़ी और वहीं रोक की गाड़ी आप क्या करेंगे? वापस ले लिए। अज़म खाई जी ने बड़ा शुगर कोटेड करके उस बात को कहा था, हम भी गाने को एंजॉय करेंगे। फिर वो कुछ कहने लगे, फिर उन्होंने कहा हम तालियां बजाएंगे, तो हम भी तालियां बजा लेंगे। तो हम तालियां बजाएंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक आपको आइसोलेशन लगती है जब भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एक आइसोलेटेड सीट पर है, एक प्रोटोकॉल्स है। मुझे इसमें सामने दिया गया, मैंने देखा कि यार माशाल्लाह कैसे गवर्नमेंट इस इवेंट को हमारे साथ एंजॉय कर रही है। मैंने अज़मा बुखारी को देखा, मैंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को देखा, मैंने मरियम नवाज साहिबा को देखा, दे वर एक्चुअली एंजॉयिंग द पार्टी विद अस। एक और चीज़ जो मैं आपको ख़वातीन के बारे में इसमें बताऊँगा, जो बताना बहुत ज़रूरी है, कि मैंने बहुत दफ़ा लोगों ने कहा कि खैर कह रहे हैं ब्रेक ले ले, वापस आके बता दे, ब्रेक ले लेते कहीं मत जाएगा, देखते रहे। एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं खवातीन के हवाले से एक बात करने लगे थे, उसके बाद फिर हम ज़ैनब की तरफ जाएंगे उनसे रेसिपी पूछने के लिए। तो मैं आज रास्ते में सोच रहा था, मैंने कहा हम अक्सर अपने शो में कहते रहे कि हर औरत को एक मर्द का सहारा बड़ा चाहिए होता है, एक मर्द की कफालत ज़्यादा चाहिए होती है ऑफ कोर्स, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस का जो सबक है ना वो इन तीन खवातीन ने बड़े जा बजा दिए, जैसे मरियम नवाज़ साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा और अज़मा बुखारी, कि उन्होंने बताया कि कैसे वो एक पूरे सूबे को, कैसे वो एक पूरे प्रोविंस को किस तरह बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रही हैं। और जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा पूरी वो दे रही थी कि क्या क्या होगा, पूरी वो प्रेजेंटेशन दे रही थी, एक डेमो दे रही थी किसने डोर को क्या करना है, रोडों पे जाके बता रही थी कि आपने वो स्टैंड लगवाना है ताकि आपको, और मैं हैरान था और यकीन माने मेरी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा जाएं जाके स्टैंड लगाएं। मैंने कहा यार कहाँ से इतने गरीब कहते हो स्टैंड गवर्नमेंट की स्टेशन से लगाएगा, बिल्कुल फ्री है। मैंने कहा यार ये चीज व्हाट वी वांट फॉर आवर कंट्री, ये हम लोग चाह रहे थे कि वो लोग के लिए हो। तो मैंने कहा यार अब नया खर्चा लोग के लिए पड़ गया। कहते नहीं गवर्नमेंट की जगहें हैं जहाँ से फ्री वो लगवा ले। कहते नहीं जाए लगवाए, जाके लेकर आए। और पुलिस रोक रही थी बाकायदा और उन्हें कोई डांट नहीं रही थी, उन्हें स्टेशन पे लेके जा रही थी। कहते आप जाए उधर जाके स्टैंड लगवाए। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड फॉर आवर कंट्री। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह खुशियों से आबाद रखे, ये चाहते थे हम अपने मुल्क के लिए। और यानी कि जो चाहते थे वो अगर हो रहा है तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। क्या बना रही है बेटे? आज हम बीफ शामी कबाब बना रहे हैं। मेरी तो खबर कुछ और आई थी। क्या दही बड़े आए थे? नहीं, हम बीफ शामी कबाब बन रहे हैं। दही पहले हम बनाएंगे आगे, जैसे रमजान करीब है तो रमजान सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज बीफ शामी कबाब आप खाएंगे और खुश होना, बीफ शामी कबाब है, चिकन नहीं है। अच्छा ज़ैनब, बीफ में और शामी में अगर सेम प्रोसीजर भी हो, चिकन में अगर सेम प्रोसीजर भी हो शामी का, तो भी तो कुछ जायके का डिफरेंस हमेशा होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि जो गोश्त है ना वो ऑब्वियसली जो मीट है वो डिफरेंट है, चिकन का जायका हमेशा डिफरेंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, आप दोनों को जब बॉईल करेंगे तो तब भी चिकन का जायका डिफरेंट आएगा और मीट का जो बीफ है वो बिल्कुल ठीक है। तो वो गोश्त की वजह से जायका चेंज होता है। प्रोसीजर सेम ही हम रखते हैं, सेम मसाले डालते हैं, सेम चने की दाल डालते हैं। चिकन वाले कबाब है ना वो ज्यादा मजेदार होते हैं, मैंने ये सुना है। नहीं, बीफ शामी कबाब उसका जायका ही, बीफ शामी कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। अब जो चिकन लवर्स हैं तो वो फिर चिकन ही, वो कहते नहीं हमने बीफ। या जो डाइट के हवाले से भी कहते हैं कि भाई बीफ उनको मना है, कोलेस्ट्रॉल या मे बी, वरना अदरवाइज तो जो है वो बीफ के शामी कबाब और चलते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। हम अपने गेस्ट की किचन चलती है, जरूर आप पीछे से जाइएगा, हम अपने गेस्ट की पूरा दिन से तो आप इतने प्यारे लग रहे हो। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज जिन शख्सियत को हमने दावत दी है उनका बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है थैलेसीमिया के हवाले से और हीमोफीलिया के हवाले से। ये ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिकली बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, जिन्हें मे भी रोका जा सकता है दो तरीक़ों से। या तो आप कज़न मैरिज जो है वो ना करें, और अगर कज़न मैरिज कर रहे हैं तो उससे पहले अपनी स्क्रीनिंग करवा लें। इसके हवाले से हमेशा से बात होती आई है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि फिर आपको हमेशा गिल्ट में रखती है कि मेरी वजह से मेरे बच्चे के अंदर ये बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। कुछ बच्चों को बहुत मेजर हो जाती है, कुछ को माइनर होती है। माइनर वालों को भी थोड़े बहुत मसले मसाइल होते हैं लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं होते, बट मेजर वाले जो है उनकी पूरी ज़िंदगी के साथ ही ये मसले जो है वो चलते रहते हैं। और वैसे कहा जाए, वैसे तो जाहिर है एक एक सांस अल्लाह ताला ने ही लिखी हुई है और उसी ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इन बच्चों का लाइफ स्पैन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा उस चीज़ के साथ लाइफ लॉन्ग जीते हैं कि हमारी वजह से, हमारी कोताही की वजह से हमारे बच्चे को बीमारी हो गई। इस हवाले से हम बात करेंगे। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पिम्स हॉस्पिटल में अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे चुकी हैं। डिफरेंट जो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया की जो ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं उनके साथ एफिलिएटेड हैं, और सिर्फ इसी चीज़ का इनका 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो हो गया है इस फील्ड में स्पेसिफिकली। वैसे अभी भी पिम्स के साथ जी एफिलिएटेड है। हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर फराह हनीफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। प्लीज आइए डॉक्टर साहिबा, आपने वो जगह पकड़ लेनी है अपनी। थैंक यू सो वेरी मच। सुबह खैर सबसे पहले, और बहुत आपको भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा, ये कहा जाता है अक्सर, बड़े बूढ़े कहते हैं कि कभी भी खुशी का अंदाज़ा कभी भी आपको नहीं हो सकता जब तक गम ना आए, और गम के बाद फिर आपको खुशी का एहसास होता है कि खुशी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज दोनों ही चीज़ें, चाहे खुशी हो या गम, दोनों ही चीज़ें जो है वो आर्जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कि स्पैन दोनों का ही छोटा होता है,
खुशी का भी और गमी का भी। लेकिन गम के बाद जो खुशी इंसान को नसीब होती है, ज़ाहिर है उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहिबा, आज हमने क्योंकि बसंत का इसलिए रखा है ताकि हमें पता था थैलेसीमिया का टॉपिक है, बट हम थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिस खुदा न खास्ता जिस घर में होती है, उस घर में सुकून जो है ना वो बड़ा नापैद सा लगने लगता है, क्योंकि लोग बड़ा डर जाते हैं, वो परेशान होते हैं। लेकिन आज हमने को रिलेट किया है इसको उसके साथ, ताकि हर कहते हैं ना अंधेरे के बाद एक सवेरा है, और उस सवेरे को हम दिखा रहे हैं कि हर खुशी को मनाना चाहिए। आपसे पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे, कभी पसंद बनाई है आपने? जी बिल्कुल, बचपन में मनाई है, लाहौर जाके भी मनाई है और बड़ा अच्छा वहाँ पे इवेंट होता है। लेकिन ये है कि बस उस टाइम पे कई दफ़ा पाबंदी भी लगाई गई थी। मेरा ख्याल है कि ये कोई 25 इयर्स के बाद दोबारा से इसकी इजाज़त मिली है जी। लीगली इसकी जो गवर्नमेंट लेवल पे इसकी जो है इजाज़त, उससे पहले ज़ाहिर है फायरिंग वगैरह या कोई ऐसे वाक़यात जो हो जाते हैं या ये चीज़ें, वो आप उससे जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। जी बिल्कुल, मनाई गई थी, लाहौर में थी मैंने, लेकिन वो ज़ाहिर है थोड़ा बचपन का दौर था। और बहुत अच्छी ज़ाहिर है उनकी जो छत हैं वो बुक हो जाती हैं और फिर हर तरफ आपको कलर्स ही कलर्स नजर आते हैं। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि छतें भी बुक होती है। आज जब मुझे किसी ने बताया, उसने कहा हाँ अंदरून की छतें तो सारी बुक है। मैंने कहा छतें भी बुक होती है? कहते हाँ छतें प्रॉपर बुक होती हैं, पूरी और जिन लोगों ने बड़ी अच्छी अपनी छतें सजाई हुई होती हैं, वो बहुत किराया भी उसका वसूल कर रहे होते हैं, कि अंदरून लाहौर में जिन्होंने अपने घरों को मेंटेन रखा हुआ है, वो बहुत चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छी हैं। और जैसा हुमायूं ने शुरू में बात की कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे मुफीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं इस सारे बसंत के इवेंट से। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम थैलेसीमिया और हीमोफीलिया की बात करें, ये जेनेटिक बीमारियां हैं, मुझे बताएं कि किसी भी तरह क्या मुमकिन है कि ये बीमारी आगे फैलने से रुक सके? अगर हम स्क्रीनिंग करा लें और पता लग जाए कि माइनर हैं दोनों पेरेंट्स, तो मुमकिन है कि रुक सके? बेसिकली जैसे आपने भी पहले बताया कि ये कज़न मैरिजेस से जो है वो स्प्रेड होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। अब अगर जो पेरेंट्स हैं दोनों माइनर के होंगे तो इसका यही हल है कि हम बिल्कुल अगर चाहते हैं कि किसी भी बच्चे में मेजर नहीं आए, तो प्री मैरिटल स्क्रीनिंग जो है इसकी बड़ी अहमियत है। और KPK जो है सूबा हमारा, उसमें इसको उन्होंने एक कानूनी हैसियत भी दे दी है, लीगल कर दिया कि आपने जब निकाह रजिस्टर करवाना है तो उसके साथ आपने वो जो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, सिंपल सा टेस्ट है, ब्लड का टेस्ट है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये थैलेसीमिया माइनर है, तो उसकी रिपोर्ट साथ में आपने अटैच करनी है। लेकिन इसमें भी ये है कि बिल्कुल 100% उसको अभी तक उन्होंने अचीव नहीं किया। मेरा ख्याल है कि बाकी प्रोविंसेस में भी और एट अ नेशनल लेवल भी अगर आप इस स्क्रीनिंग को मस्ट कर दें तो इससे हम बहुत हद तक कमी आ सकती है। अगर दोनों माइनर है, खुदा न खास्ता अगर दोनों माइनर है, क्या ये इसका बच्चे का मेजर होना कोई अंदेशा है हो सकता है? हर हमल में या हर प्रेगनेंसी में 25% चांस ये होता है अगर पेरेंट्स दोनों माइनर हैं तो मेजर होगा। और मेजर इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़ मैनिफेस्ट करता है, यानी बीमारी फुल ब्लोन आएगी, बच्चे को हर 15 दिन बाद या हर हफ्ते बाद इवन महीने में 2 से 3 दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रेड सेल ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। और 50% चांस ये होता है कि बच्चा बिल्कुल थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, यानी उसमें एक जीन प्रेजेंट होगी और एक पेरेंट से लेगा वो। और 25% चांस ये है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सेकंड मैं सिर्फ कंफर्म कर लूँ, मेजर और माइनर में मेजर होने के कितने चांसेस होते हैं? 25%। नहीं, मेजर और माइनर, एक मेजर और एक माइनर है, दोनों माइनर नहीं है, एक मेजर और एक माइनर एक मेजर है और एक माइनर है, तो उसमें 50% चांस हो जाएगा ना। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जितने भी लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों को मेजर के बारे में फिर भी पता है कि उसमें क्या क्या होता है, माइनर में की क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमें कैसे निशानदेही हो सकती है कि ये पेरेंट्स माइनर थे, बच्चा भी माइनर हो गया है, और उनका ख्याल कैसे रखना है? अपेरेंटली जो माइनर होते हैं वो उनमें कोई नॉर्मल लोगों की तरह वो ज़िंदगी अपनी गुजार रहे होते हैं। एक्सीडेंटली कई दफ़ा उनका अगर हम ब्लड कंप्लीट पिक्चर करवाते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो थोड़ी सी लोअर साइड पे, इफ़ द HB जो है ना वो हमारी नॉर्मली 12 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि 10-9 के आसपास आपकी हीमोग्लोबिन आ रही है तो उसमें फिर साथ उसके कुछ और पैरामीटर्स भी ऐसे हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये माइनर का केस हो सकता है।
फिर इस कंडीशन में हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जो टेस्ट है वही करवाते हैं। अच्छा, कई जो मरीज़ होते हैं उनमें इस खून की कमी की वजह से ज़ाहिर है वो फिर वीकनेस और दूसरे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ये जो माइनर वाले लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता उनको। ठीक है। वो एज आ कैरियर एक्ट कर रहे होते हैं और बस वो आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं उस डिजीज़। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोग भी कॉल करके कोई सवाल पूछना चाहें इस हवाले से तो ज़रूर पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हवाले से बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर आप स्क्रीनिंग करा लें शादी से पहले तो ये कंट्रोल की जा सकती है। डॉक्टर साहब, अब जो आपसे थैलेसीमिया के अलीमा सवाल करी रही है, हीमोफीलिया क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ये बीमारी होती कैसे है और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे क्योर होती है? हीमोफीलिया भी एक मौरूसी बीमारी है और ये हमारे जिस्म में खून जमने वाली कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि तकरीबन 13 प्रोटीन्स हैं। उनमें से किसी एक की भी अगर कमी होगी या बिल्कुल एब्सेंट होगा तो उसकी वजह से हीमोफीलिया की बीमारी हो सकती है। इसमें खून जैसे नॉर्मल लोग हैं उनमें अगर कोई कट या कोई बच्चा गिर जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उस सूरत हाल में अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो वो फ़ौरन से रुक जाती है। ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अगर कोई कट लग जाए या कोई गहरी चोट लग जाए तो खून बहना बंद नहीं होता और ये फिर जानलेवा भी साबित हो सकता है। और इसकी 2-3 मुख्तलिफ इकसाम हैं जिसमें हीमोफीलिया ए शामिल है, फैक्टर 8 की कमी होती है। हीमोफीलिया बी शामिल है जिसमें फैक्टर 9 जो फैक्टर है प्रोटीन, कोगुलेशन प्रोटीन, उसकी कमी हो सकती है। तो इसका सिम्टम्स यही होते हैं कि जब बच्चे क्रॉलिंग शुरू करते हैं तो आपको बच्चों के नील पड़े हुए जिस्म पे नज़र आएंगे जगह जगह, या नाक से कभी चोट लग जाए तो नाक से बहुत ज़्यादा खून बहेगा, या कहीं कोई गहरा कट लग जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो इससे बच्चों को अंदाज़ा होता है, घर वालों को, कि जो है इनमें कोई मसला है इन बच्चों में। और ये बीमारी जो है ज़्यादातर बॉयज़ में आती है क्योंकि ये एक एक्स लिंक्ड बीमारी है। एक्स लिंक्ड बीमारी है तो फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, और जो मेल्स हैं उनमें XY क्रोमोसोम्स हैं। तो वो X पे जब जीन प्रेजेंट होगी तो वो बच्चे में ज़ाहिर हो जाएगी। तो ज़्यादातर ये जो बच्चे हैं ये बॉयज़ होते हैं। हाँ, लेकिन इसकी एक बात है कि मदर में अगर जीन होती है तो ये फिर बच्चों में जाती है, क्योंकि मदर में तो छुपी भी होती है। उससे फर्स्ट से चोट लग जाएगी, खून बहना शुरू हो गया, फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद क्या देनी है उसको? पट्टी से तो नहीं रुकेगा फिर वो खून? फौरी तौर पे आपने ऐसे बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना है और उनको ये फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर 8 फ़र्ज़ करें उसमें कमी है बच्चे में, तो वो बाहर से हम उसको लगाएंगे, उसको हम उसके इंजेक्शंस लगाएंगे, या हमारे पास जमा हुआ खून होता है जिसको हम FFP भी कहते हैं, उसमें भी बवक्ते ज़रूरत आप उन बच्चों को वो FFP लगा सकते हैं। ठीक है। उससे खून बहना जो है वो कम हो जाएगा। फिर इसके अलावा इनमें हम राइस का फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी जिस एरिया में ब्लीडिंग हो रही है, फ़र्ज़ करें कोई घुटना है जहाँ पे बच्चे को चोट लग गई है, तो उसको हमने ऊंचा रखना है, एक बात। दूसरी, उसमें हमने आइसिंग करनी है। जी, राइस इज़ RICE, आइसिंग करनी है, आइस लगानी है। उनको कैप्सूल एक ट्रांजामीन के नाम से मौजूद है जो कि खून बहने से रोकता है, वो ठीक है जो है वो देना है। तो और साथ में आपने फैक्टर ठीक है। हम लोग जो है वो कॉल लेते हैं। याहिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप याहिया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो बिल्कुल कॉलेज की लड़की लग रही है। बहुत शुक्रिया। मुझे पता है लिटरली लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपकी भी एज बैकवर्ड्स हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों को कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ, मैंने कोई प्रोसीजर नहीं कराया, ये अल्लाह की देन है। नहीं मुझे पता है आपको जरूरत अभी। यार आपकी एज क्या है जो जरूरत की है? 35 क्या ही एज होती है? I'm just 30। ऐसी कोई एज नहीं। और ये मेरा बच्चा तो प्यारा था, इसको तो अभी काफी टाइम लगेगा, प्रोसीजर उसको कराने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापे में बहुत प्यारा लगेगा ये। अच्छा, कुछ लोग पता है वाकई मुझे ये लगता है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि कुछ लोग जब थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते, जैसे सलीम शेख है,
उनकी आप जवानी देखें तो वो जवानी में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब वो ज्यादा अच्छे लगने लगे। सलीम शेख एंड माय एज, सलीम शेख मैंने मिसाल दी है यार, एक क्या हो गया है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। हाँ जी, मैं एक बात मैं कहूंगा यहाँ प्लीज देखें, वो जो है ना समझने की बात होती है, हर एज की अपनी एक ब्यूटी होती है ना, तो मेरे हिसाब से आप अपने एज के हिसाब से आपको करना चाहिए। अब जाहिर है क्योंकि लोग कमेंट आपने देखा ही होगा, बहुत बड़ी एज के जब आप कुछ अजीब से करने लगेंगे, मेच्योरिटी है ना, हर एज को आप हर उसी हिसाब से एंजॉय करें, उसी पैटर्न में रहें, तो आपको लोग ग्रेटफुल रखेंगे और आपको इज्जत भी देंगे। ये मेरा अपना मानना है। अच्छा, डॉक्टर फराह को बहुत सलाम हो, ये जाहिर है एक इम्पोर्टेंट शोबे से ताल्लुक रखती है और माशाल्लाह मुझे इनकी सादगी ने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। और मैं इनसे 2-3 सवाल करना है मुझे। एक तो ये करना है, देखिए थैलेसीमिया जाहिर है हमने भी देखा है, हमारे कुछ करीब के लोगों में बच्चों में था, तो बहुत उनकी लाइफ बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो जाहिर ब्लड चेंज कराना, बार बार ये सब करना। लेकिन मुझे एक बात, बहुत ज़्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन मुझे ये बताया थैलेसीमिया के लिए कोई ब्रेक थ्रू अभी तक ऐसा कोई बड़ा क्यों नहीं हुआ, ये मुझे एक तो सवाल ये करना है। दूसरी बात मेरा ये सवाल है कि हेमेटोलॉजिस्ट जो है वो उसकी क्या क्या खुसूसियात है, वो क्या क्या चीजें चेक कर सकता है, क्योंकि हमें हेमेटोलॉजिस्ट लोगों को पता ही नहीं होता कि आम लोगों को नहीं पता, तो प्लीज थोड़ा सा डिस्क्राइब कर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, वेरी गुड क्वेश्चंस। आमना जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम आमना जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा मुबारक और भाई बसंत मुबारक। बसंत मुबारक। मी टू, मी टू। आई एम सो हैप्पी। कराची भी आ रही है, कल मैंने सुन लिया, कल आपके उन्होंने कह दिया, फारूक साहब थे शायद, वो कह रहे थे कि बसंत कराची में भी बनाई जाएगी। हम कहते हमारी गुड्डी कटेगी नहीं। भाई पहले तो ये कि वो मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा भाई मुझे तो अपना बचपन क्या, लाहौर की कोई ऐसी छत नहीं होती थी जिसके ऊपर गुड्डे नहीं होते थे, जिस पे वो म्यूजिक नहीं होता था, लाइट नहीं होती थी। मैं कन्नी बहुत अच्छी दिया करती थी, मेरे अब्बू खुद डोर तैयार किया करते थे घर में, यूं मांझे लग रहे। आई एम सो, क्या खूबसूरत लाहौर बना हुआ है भाई। अल्लाह मेरे पूरे पाकिस्तान को ऐसे जगमग करे। आमीन आमीन सुमा आमीन। और हमेशा जो जैनब माशाल्लाह आज पतंग बनी हुई है, प्यारी सी खूबसूरत सी भाई। बहुत शुक्रिया आमना जी। आपका दिल चाह रहा है कि इसको ले उड़े, पता इस पतंग को ले उड़े। आई थिंक ये ऑलरेडी उड़ चुकी हैं। मैं उड़ चुकी हूँ। और बहुत ऊंची उड़ान है, और डोर किसी और के हाथ में घर बैठा है। इतनी ऊंची उड़ान है कि अब नहीं कट सकती। अल्लाह का शुक्र है। आमीन आमीन माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक बेटा उठाया, थैलेसीमिया। मुझे बस ये इनसे पूछना है, जिनको थैलेसीमिया माइनर होता है, ऑब्वियसली वो तो शुरू से होता है, विद एज जब वो प्रोग्रेस करते हैं 40, 50, 60 इयर्स, तो उसके साथ मजीद कॉम्प्लिकेशंस फिर क्या आना शुरू होती हैं? ठीक हो गया। ठीक है आमना जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बुशरा जी हमारे साथ पिंडी घेप से, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, बसंत मुबारक, जुम्मा मुबारक। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा जी पहली दफा फोन कर रही हैं आप? नहीं, मैं कई मरतबा फोन कर चुकी हूँ, 3-4 मरतबा कर चुकी हूँ। नहीं, लेकिन पिंडी घेप तो पहली दफा मुझे सुनने में आया है ना। हाँ, वो अटक हो सकता है, अटक बताया। हाँ, बिल्कुल। बुशरा मुझे बताओ, पतंग शतंग उड़ाओगी? बेशक लाहौर में नहीं हो, पिंडी में उड़ाओगी पतंग? छत पे जाओगी? नहीं, हमारा वो बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो कोई पतंग और डोर मैं याद आ गई। अच्छा, तो अच्छा कैसी लग रही है ज़ैनब और हलीमा और मैं? अच्छी लग रही हैं। अरे अल्लाह, इतनी गंदी, अल्लाह माफ करे। प्यार हो के आए हैं, अच्छी लग रही हैं। नहीं मुझे पूछने तो। इतना मेकअप किया होता है, इतने हेयर स्टाइल होते हैं, इतनी ज्वेलरी जरा तो अच्छी लग रही है। अच्छा बुशरा, कोई सवाल पूछोगी? हाँ, मैंने सवाल पूछना है। जी पूछे। मैंने सवाल पूछना है कि ये कौन सी मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है जो मन मर्जी के नताइज अखज करती है? असा तो इतना गुतावा पा देने इनकी गायियां मरियां समझ के देखना तो दूध चवना ने ये वही खा रही तो बताई थी। ठीक है, मैं बताऊंगा, ऐसे सही कह रही है, मशीन आई भी है तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। ब्रेक के बाद कई बज जाएगा, देखते रहे कौन से आपका दिन अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो बहुत सारे सवालात पूछे थे। सबसे पहले उन्होंने पूछा अभी तक ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हुआ इस इलाज में। वही इलाज जो मैं लिटरली बचपन से सुन रहा हूँ, खून लगना है और अगर हो भी को तो बाहर ममालिक में कुछ ऐसे इलाज है, ये ब्रेक थ्रू क्यों नहीं आया अभी तक थैलेसीमिया का? तो है, मतलब दुनिया में तो है कि आप इसका जो है वो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। इट्स एक्सपेंसिव, बट ये है कि इसका हमारे पाकिस्तान में प्रॉपर एक मेथड या आप समझ लें कि एक उन्होंने इसका एक प्रोटोकॉल नहीं बनाया हुआ। असल में हमारे यहाँ पे ऐसा है कि एक बच्चा अगर पैदा हो जाता है थैलेसीमिया मेजर का, तो देयर इज़ सो लैक ऑफ अवेयरनेस के मज़ीद बच्चे भी आते रहते हैं। या तो इसको इस स्टेज पे रोक दिया जाए ना कि अगर एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर का हो गया है तो फिर हर प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग करवाई जाए। ये स्पेशल टेस्ट है जिसको कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग कहते हैं, वो करवाया जाए, जो कि हमल के 11 से 14 हफ्ते के दरमियान करते हैं। और उससे अगर ये पता चल जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए भी कानून अब बाकायदा मौजूद है। एक तो ये हमारे सोशल और कुछ समझ लें कि मजहबी रुझानात ऐसे हैं कि लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। दूसरा, ट्रांसप्लांट को भी प्रमोट नहीं किया जाता। ट्रांसप्लांट में भी ये है कि एक तो आपके बेस्ट जो डोनर्स हैं वो आपके सिबलिंग्स डोनर्स हैं, यानी कि आपके बहन भाई आपके सबसे अच्छे डोनर्स हैं। लेकिन अगर उनसे आपका मैच नहीं होता, इवन 50% भी मैच है तो हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर 50 से कम मैच है या पेरेंट्स का भी मैच नहीं है तो हमारे पास कोई बाकायदा ऐसी रजिस्ट्री मौजूद नहीं है जो कि बाकी मुल्कों में मौजूद है। देयर इज़ अ बोन ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री जिसमें बोन मैरो डोनर्स को अनरिलेटेड डोनर्स जो हैं उनकी एक रजिस्ट्री बनाई जाती है, उनसे डोनेशन ले के रख ली जाती है और फिर अगर किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो उस रजिस्ट्री से उनको डोनेशन दे दी जाती है। क्या ये मुमकिन है, क्योंकि हमारे एक जानने वाले हैं, अल्लाह ताला ने पैसे की तरफ से तो उनके ऊपर बड़ा करम किया हुआ है, उनकी बेटी है जो मेजर थैलेसीमिया का शिकार है, लेकिन उसका ट्रांसप्लांट जो है वो नहीं उन्होंने कराया। मे बी कोई और रीज़न हो, मैंने तो कभी उनसे इस तरह से पूछा नहीं है। क्या कोई और रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ना हो सके ट्रांसप्लांट? और रीज़न ये है एक तो कि हो सकता है कि कोई जो उनका सिबलिंग है उनके साथ मैच ना हुआ हो, एक बात। दूसरी बात, एज भी इसमें ये होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि अप टू 10 ईयर्स आइडियली कि ये है कि 7 साल के अंदर अंदर आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। लेकिन अगर टाइम गुजर भी जाता है तो भी अगर मैचिंग मिल जाती है तो हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। 50% हो तो सक्सेसफुल हो जाता है? जी, 50% में भी मेरे एक समझने के एक जानने वाले हैं जो कि बच्ची जिसका नाम फजर है और उस बच्ची का इसी तरह थैलेसीमिया मेजर था, लेकिन वो काफ़ी जो है वेल एजुकेटेड फैमिली थी। उन्होंने उसके बाद कोई भी ऐसा बच्चा मज़ीद नहीं आने दिया और उस बच्ची का 13 इयर्स की एज में उसका एक ही भाई था जो कि नॉर्मल था, उसके साथ उसका मैच नहीं हुआ, 50% भी मैच नहीं हुआ। फिर उसके फादर के साथ उसका 100% काइमेरिज्म हो गया और 100% काइमेरिज्म के बाद उसका बच्ची का ट्रांसप्लांट हुआ और शी इज़ लिविंग हैप्पीली नाउ। और अपनी जी बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये तकरीबन 3 इयर्स बैक की बात है और वो बच्ची बिल्कुल ठीक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है, ट्रांसफ्यूजन फ्री है। करते हैं जो वो पूछे थे रूमेटोलॉजी क्या है और रूमेटोलॉजिस्ट क्या? हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजिस्ट, थैंक यू। हेमेटोलॉजी जी, रूमेटोलॉजी इज बेसिकली जॉइंट्स के साथ इश्यूज हैं। हेमेटोलॉजी जो है वो ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जो सारे डिसऑर्डर्स हैं उसको हम देखते हैं, जिसमें हमारे पास बेसिकली ये थैलेसीमिया, हीमोफीलियाज, फिर इसके अलावा एनीमियाज, डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमियाज, इनको हम कवर करते हैं। फिर वाइट सेल डिसऑर्डर्स जिसमें इसके मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स में ल्यूकीमियाज आ जाते हैं, जिसको उर्फ़ आम में ब्लड कैंसर भी कहते हैं। उनके साथ उनकी तशख़ीस करना, उनका ट्रीटमेंट, वो डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल, ये हमारी दो फर्दर सब फील्ड्स हैं। ठीक है। डायग्नोस्टिक वाले जो हैं वो टेस्ट्स की बेस पे डायग्नोस करते हैं, तशख़ीस करते हैं बीमारी की, और जो क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम इलाज है, वो इन बीमारियों का इलाज कर रहे होते हैं। ठीक है। एक और इसमें एडिशनल चीज़ जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज भी आती है जिसको हम कवर कर रहे होते हैं। यानी जो भी बच्चे हमारे पास या इवन बड़े जो भी ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं, किसी को एनीमिया है, खून की कमी है, तो उसको हम ब्लड प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई प्लेटलेट्स की किसी में कमी है तो उनको प्लेटलेट्स दिए जाते हैं। मतलब ब्लड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के साथ भी हम डील कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, जो आमना जी का सवाल था कि अगर कोई माइनर के साथ मौजूद है तो जिस तरह आप
उम्र में इजाफा होता जाता है, किन किन मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, या जो मेजर होते हैं उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो एक ख़ास एज से ज़्यादा आगे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो एज ब्रैकेट जो है वो भी कितनी है, वो भी साथ ही माइनर की तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है। माइनर तो एज अ नॉर्मल पर्सन ही बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है। और उनमें ये होता है 50-60s में भी कोई इशू नहीं होता, बस उनमें एक ये होता है कि कई दफ़ा हम फॉलिक एसिड की एक गोली है जो हम उनको कहते हैं कि आप लेते रहें, ताकि आपको अगर उसकी वजह से कोई खून की कमी हो रही है तो वो ना हो। यही मेजर है, तो क्या एज बढ़ने के साथ साथ जो ट्रांसफ्यूजन या जो ब्लड लगता है वो बढ़ता चला जाता है, उसका जो स्पैन है वो कम होता है? आपको हफ्ते में 3 दफ़ा लगवाना पड़ता है? हफ्ते में तो नहीं 3 दफ़ा लगवाना पड़ता, लेकिन ये कि अगर किसी को महीने में 1 दफ़ा लगवाना पड़ रहा है तो हो सकता है उसको महीने में 2 दफ़ा लगवाना पड़ जाए, फिर हर हफ्ते बाद भी ज़रूरत हो जाती है। लेकिन ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं रेड सेल्स की तो उसके साथ एक और मसला ये होता है कि आयरन जो है हर बैग जो है ब्लड का उसमें 250 से 300 ग्राम्स तक आयरन मौजूद होता है। तो ओवरलोड हो जाता है। वो आयरन जो है वो हमारे जिगर में, हमारी तिली में, हमारी गदूद में और इवन हार्ट में ये जमा होना शुरू हो जाता है, और जब ये जमा होता है तो ये हार्ट अटैक का बाइस बन सकता है, या बच्चों का पेट बहुत ज़्यादा सूज जाता है, स्प्लीन बहुत ज़्यादा यानी तिली जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा आयरन है इसको आपने अपने जिस्म से निकालना है। उसके लिए भी ज़ाहिर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो कि इंजेक्शंस की फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं और गोलियों की फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। मैं छोटा सा सवाल कर लूँ मेजर वालों का, कि मेजर वालों की जो उम्र है वो कितनी होती है? अगर हम उनको प्रॉपर मैनेज करें तो वो भी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है। उनकी भी अगर आयरन निकलती रहे जिस्म से, उनको कोई इन्फेक्शंस ना हो, क्योंकि अब जब ब्लड लगता है तो साथ में हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ये बीमारियां भी आपको अटैच हो सकती हैं, अटैक कर सकती हैं, क्योंकि हमारी उस तरह से ब्लड की स्क्रीनिंग भी अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची कि हम बिल्कुल 100% श्योर हों कि ये फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस है। तो इसमें ये है कि एज अगर हम इनको नहीं मैनेज करेंगे प्रॉपर तो ये बच्चे हार्डली 20s 30s में जाके इनकी डेथ हो जाती हैं। डॉक्टर साहिबा बड़ा ज़रूरी है सवाल यहाँ पर करना कि थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। मुझ जैसे इंसान जो कि नॉर्मल है, अगर हम ब्लड बैंक्स को ब्लड देते रहेंगे तो उनके लिए बहुत आसानी होगी। मुझे ब्लड क्यों देना भी चाहिए, मेरे लिए हेल्दी भी है, अगर ये आज हम लोगों तक पहुंचा देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देंगे। हमें लगता है ओह मेरा खून निकल जाएगा तो मुझे कमज़ोरी हो जाएगी, मैं तो कमज़ोर हो जाऊँगा, मुझे तो ब्लड नहीं देना चाहिए। तो जैसे किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो आपको एक तो ब्लड देना चाहिए, और साल में एक हेल्दी इंसान को कितनी दफ़ा ब्लड बैंक को ब्लड देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें हाँ जी बिल्कुल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसमें यह है कि एक मेल और फीमेल अगर 18 से 60 इयर्स के एज ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं और उनका वेट जो है वो 50 kg से ज़्यादा है और हीमोग्लोबिन जो है वो 13 ग्राम से ज़्यादा है, तो हर हेल्दी डोनर जो है वो ब्लड दे सकता है। और मेल्स के लिए कहा जाता है कि हर 3 महीने के बाद वो इजीली ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और अगर आप एक बैग ब्लड का देते हैं तो तकरीबन 24 से 48 आवर्स के बाद जो है वो आपका प्लाज्मा रिकवर हो जाता है। हाँ, जहाँ तक रेड सेल्स की बात है तो वो कुछ महीनों में विदिन 2 मंथ्स वो भी वापस आ जाते हैं। इसीलिए हमने ये ब्रैकेट रखी हुई है कि 3 मंथ्स के बाद हर मेल डोनर जो है वो ब्लड दे सकता है। और ये आपके जिस्म का अतिया भी है, ज़कात भी है। क्या बात है, ये अतिया ज़कात भी है। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइए कि जो ब्लड कभी कभी कहते हैं सेहतमंद होता है कि आपको अपना ब्लड दे देना चाहिए टू प्योरीफाइड, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल, आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, आप जो है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ जिनमें कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और इस तरह की जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़, इनसे भी बच सकते हैं। आप ज़्यादा बेहतर अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं, एक्टिव रहते हैं। मिनी सवाल मैं साथ पूछना चाहूँगा, कौन लोग ब्लड नहीं देना चाहिए और दे नहीं सकते? हमें कुछ तो पता है, जैसे जिसको हेपेटाइटिस हो वो लोग नहीं दे सकते, और कौन कौन से लोग हैं जो ब्लड की तरफ जाए नहीं और दे ही ना, ताकि खुदा ना खास्ते ना स्क्रीन ही ना हो और वो किसी ऐसे इंसान को लग जाए उसको बीमारी लग जाए? नहीं, हम एक्चुअली तो स्क्रीनिंग करते हैं पहले ही डोनेशन लेने से पहले। इसके अलावा ये है कि इसके कुछ टेम्पररी डेफरल्स जिनको हम कहते हैं। पॉज यू है डॉक्टर साहिबा, आपने कहा स्क्रीनिंग होती है पहले ब्लड से। मैं आपको बताऊं, आई कैन विटनेस इट, आई विटनेस्ड इट एक्चुअली, कि आपसे पूछा जाता है आपको हेपेटाइटिस तो नहीं था, आपको ये भी तो था,
हो सकता है, आई माइट नॉट नो इट, मेरे बचपन में मुझे हुआ हो, वो हमसे पूछते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, मुझे नहीं देना चाहिए, जिम्मेदारी कहाँ बनती है? जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि इसके कुछ टेम्प्रेरी डेफरल्स होते हैं, फिर इसके कुछ परमानेंट डेफरल्स होते हैं। यानी परमानेंट ऐसे हैं जैसे आपने बताया कि हेपेटाइटिस बी, सी, खुदा ना खास्ता किसी को HIV है और सिफिलिस है, ये वाले जो लोग हैं ये कभी भी ब्लड नहीं दे सकते। लेकिन कुछ टेम्प्रेरी ऐसे हैं, किसी को फ़र्ज़ करें बुखार हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, गला ख़राब हुआ है, वो कोई एंटीबायोटिक्स ले रहा है, तो वो टेम्प्रेरी तौर पे या आर्जी तौर पे ब्लड नहीं देगा। फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस है किसी को एपिलेप्सी या टीबी है, मिर्गी का मसला है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये भी ऐसे लोग हैं जिनको हम रेफर नहीं करते। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत सारी चीज़ें आप हमें बता रही हैं, आज हमारी नॉलेज में बहुत सारा इजाफा हो रहा है, आप लोगों की भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, और ये सुनना इसलिए बेहतर है ताकि आप किसी और को भी बता सकें, किसी और को भी आप तब मशवरा दे सकते हैं जब आपके पास कंटेंट लेजिट हो। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग भी थैलेसीमिया या हीमोफीलिया से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, आप बता रही थी कि कौन कौन से, हमारी ने पूछा था कौन कौन से लोग जो है वो अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि हेपेटाइटिस A, B और C से रिलेटेड तीनों में से कौन कौन से लोग हैं जो कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते। इवन ये भी कि जैसे आपने होमोग्लोबिन के हवाले से बताया, उसके अलावा भी और कोई चीज़ है, आयरन डेफिशिएंसी है, अगर आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा है, तब भी आपको नहीं करना चाहिए ताकि अगले को भी वो ब्लड ना लगे। जी, हेपेटाइटिस A, B और C, इसमें से जो A है हेपेटाइटिस A, इसमें क्योंकि ये टेम्प्रेरी जॉन्डिस होता है और ये विद इन अ मंथ जो है वो पेशेंट रिकवर हो जाता है, लेकिन इसके लिए जो टाइम लिमिट है उन्होंने 1 ईयर की रखी हुई है कि हेपेटाइटिस A अगर किसी को हुआ है तो अगर 1 साल के बाद वो ब्लड डोनेट ईजीली कर सकता है। हेपेटाइटिस B और C का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो आपके कभी भी लाइफ लॉन्ग वो डोनेट नहीं कर सकते ब्लड। हाँ, आपने एक और क्वेश्चन किया कि हीमोग्लोबिन तो ठीक है लेकिन आयरन की कमी है, तो आयरन की कमी वाले जो लोग हैं उनको भी डोनेट नहीं करना चाहिए। और इसके लिए वाले ट्रांसफ्यूजन के लिए भी ठीक नहीं है, वो उसके लिए वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब से जी, जो ब्लड के लिए भी नहीं है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं के लिए नहीं दे सकता, ये ब्लड डोनेशन नहीं दे सकता, वो बोन मैरो भी नहीं दे सकता। ये तो सारे बेसिक टेस्ट तो हर उसमें भी किए जाएंगे ना, बोन ट्रांसप्लांट के लिए भी। और आयरन डेफिशिएंसी कई दफ़ा ऐसी होती है जो छुपी हुई होती है कि हमारे स्टोर्स जो हैं वो आयरन के कम होते हैं, लेकिन अपेरेंटली जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल होती है। डॉक्टर साहब, तो किसी चीज़ इसमें भी डाली गई, इसी के सवाल है, मुझे पता है जिनको माइनर होता है क्या वो दे सकते हैं ब्लड? जी, माइनर वाले दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, अगर उनकी हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो वो दे सकते हैं, बट नॉट मेजर वाले। मेजर वाले तो कभी नॉर्मल होते ही नहीं, तो वो ब्लड नहीं कभी दे सकते, डिपेंडेंट होते हैं, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थैलेसीमिया की बार बार बात कर रहे हैं बच्चों में क्या, और हम जेनेटिक की बात करें, डॉक्टर साहब क्या ये हो सकता है कि ये जेनेटिकली ही होता है, ये कभी कभी विदाउट जीन्स भी थैलेसीमिया आपको अटैक कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये होता है कि अगर पेरेंट्स में हो सकता है ये कहीं से तो स्टार्ट हुआ ना, तो कोई हो सकता है कि ऐसे पेरेंट्स हो जिनमें खुद कोई जीन ना हो लेकिन बच्चे में कोई म्यूटेशन हो गई हो, उस बच्चे में म्यूटेशन हो, लेकिन अब वो कैरियर बन गया, अब वो आगे उसको ट्रांसमिट करेगा। और डॉक्टर साहब, स्मोकर्स भी जो सिगरेट पीते हैं क्या वो ब्लड दे सकते हैं? जी, स्मोकर्स बिल्कुल ब्लड दे सकते हैं अगर उनकी लेकिन ये है कि हम ज़रूर पूछते हैं, हमारे क्वेश्चनियर में ये क्वेश्चन शामिल है कि आप स्मोकर ना हो तो बेहतर है, लेकिन स्मोकर्स दे सकते हैं। मुझे इससे बहुत एतराज़ है, मुझे पाकिस्तान के इस मेडिकल, साउथ एशिया पूरे में ये होता है, बांग्लादेश में भी होता है, इंडिया में भी होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपको हेपेटाइटिस था, आपको ये तो नहीं था, आपको ये भी नहीं था, चेक करके फिर ब्लड लगता है। हो सकता है मुझे याद ना हो सकता है मेरी मेमोरी में ना हो, तो वो कैसे आप कर सकते हो? किसी को गलत खून भी तो लग सकता है। नहीं, जब आपसे क्वेश्चनियर फिल करवाया जाता है उसके बाद आपके टेस्ट भी किए जाते हैं, B, C, HIV और सिफिलिस,
इनके टेस्ट किए जाते हैं हर बैग से, जो बैग कलेक्ट किया जाता है उसको स्क्रीन करते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अच्छा, यानी अब से ले लिया उसको चेक किया जाता है। जी बिल्कुल, उसको चेक किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने लिया और सीधा बहुत सारे लोग ट्रांसफ्यूज कर दिया। वो कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हमें वही ब्लड लगे जो हमारे ही फैमिली मेंबर में से किसी का है। पहले ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा थी, अब वो कहते हैं कि नहीं, जो आपका फैमिली मेंबर है वो हमारे जो ब्लड बैंक है उसमें के अंदर अपना ब्लड देगा और हम उसी ब्लड बैंक में से कोई भी ब्लड आपको लगाएंगे। ये कितना ज़रूरी है कि आपको श्योरिटी हो कि ब्लड बैंक से जो ब्लड आ रहा है वो ठीक है, वो सारा मतलब उसके सारे टेस्ट वगैरह हुए हुए हैं, या फिर इसका अल्टरनेटिव ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से कहें कि मेरे लिए ब्लड जो है वो डोनेट करें। मीना की कॉल ले लेते हैं। मीना, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। वालेकुम सलाम, जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। और माशाल्लाह आज आप सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, और ज़ैनब तो माशाल्लाह पुराने लाहौर की याद ताज़ा करा। बड़ा गलत किया इसने मीना जी, बड़ा गलत किया इसने। मैंने यकीन माने कोट इतनी मुश्किलों से निकाला है, मेरा हाथ दुख गया था अलमारी से निकालते कि मैं सबसे प्यारा लगूंगा, लेकिन दुख की ये इंतहा है, इस लड़की ने सब हदें पार कर दी और नहीं नजर आ रहा हूँ मैं। नहीं माशाल्लाह, हम सब नजर आ रहे हैं। याद आ गया, हम सब बचपन याद आ गया, हम लोग भी सब इसी तरह करते थे। और बिल्कुल ज़ैनब जो है ना, नहीं हलीमा भी बहुत प्यारी लगी है माशाल्लाह। नहीं, लेकिन मैं वाकई मैं ब्रेक में भी कह रही थी और मैंने शुरू में भी कहा कि कुछ दिन किसी खास इंसान के होते हैं और आज का दिन ज़ैनब का है, बिकॉज वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि कहना भी नहीं चाहिए कि हम ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो वाकई बहुत। हालांकि मैं लग रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं कहे, हम तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा। लेकिन ज़ैनब ने जो इयरिंग्स पहने हैं ना, वो बस हम किसी भी चीज का मुकाबला कर सकते हैं इयरिंग्स का नहीं। आप ब्रेक के बाद मुझे देखिएगा जैकेट नहीं हो सकता, ये तो मैं भी कह रही हूं, इयरिंग्स का ब्रेक के बाद जैकेट चेंज। मीना जी आप मुझे ब्रेक के बाद देखिएगा, कॉल कीजिएगा, जैकेट चेंज। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और फिर मैं साथ खड़ी हो जाऊंगी ना आपके। ज़ैनब सबको बोलने दो, छा गई हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी दूसरी जैकेट लाओ अल्लाह का वास्ता, मेरा दिल बहुत भारी हो गया है। मीना जी पसंद कैसे मनाती थी? छत पे जाते थे, गुड्डे शुड्डे उड़ाने आते हैं? नहीं, गुड्डे शुड्डे तो नहीं उड़ाने आते, क्योंकि बहुत बचपन की बात है। हाँ, भाइयों को देखा है, उनके साथ छतों पे जाके कन्या दी हैं, और लाहौर की टिपिकल जो है वो मनाई है, और भाइयों के साथ गुड्डे उड़ाने की कोशिश। मुझे लगता है कि सारी लड़कियों ने कुछ किया हो या ना किया हो, एक चाय की ट्रे ऊपर लेके जाना और एक कन्या देना, ये सबने शायद किया हुआ होगा। जी, ये बिल्कुल किया है। और म्यूजिक लगता था छतों पे, और प्रॉपर जो है अरेंजमेंट होते थे। ये सारी चीजें हमने अपने बचपन में। मीना जी, मेरी जो नानी माँ है, आपको बड़ी हैरत होगी कि मेरी नानी माँ ना, अब जब छत पे जाते थे तो कनी के बारे में जब मुझे याद आया, हमसे वो कनी लेती थी, गुड्डा उड़ाती थी। मेरी नानी को इतना फिट गुड्डा उड़ाना आता है, और हम बच्चे, मैंने कहा नानी कनी दे, कहती छोड़, मैं कनी के बगैर वो नीचे रखती थी और ऐसे उड़ा के वो, मैंने कहा आप तो बड़े बड़े मर्दों से अभी भी उड़ाती हैं, बड़ा फिट उड़ा लेती हैं। लेकिन चरखी मना है इस बार, आप सिर्फ डोर पिन्ना ले सकते हैं, चरखी मना कर दी गई है। मैंने सुना होता है? चरखी ऐसी होती है, अच्छा। वो अलाउड नहीं है। अच्छा। लेकिन पिन्ना अलाउड है। लेकिन चरखी पिन्ना लेके चरखी बना लो, चरखी पे चढ़ा लो उसको। नहीं, चरखी किसी वजह से मना है, आई थिंक इस बार, आई डोंट नो। अच्छा, मेरे उसमें होता है कि जो पिन्ना है ना, पिन्ना तो नीचे रख देते हैं ना, हाथ में नहीं पकड़ सकते, तो वो फिर क्या, बाकी भी तो लोग गुड़िया उड़ा रहे होंगे, तो सबके आपस में वो नहीं गुंजल नहीं हो जाएंगे पिन्ने। मेरे दिमाग में ये बार-बार आ रहा था। छोड़ दो, तो मत नहीं सोचो। मीना जी गुड्डा उड़ाएंगी कल? सही बात है, कनी देंगी कल? नहीं, अभी तो मैं नहीं, अभी मैं लाहौर में नहीं, पिंडी में हूँ, तो और सिर्फ लाहौर में अलाउड है। नहीं अलाउड नहीं पिंडी में? नहीं आप कमरे में उड़ा लेना ऐसे करके। क्या हो सकता है फिर? देखिए इंशाल्लाह लाएंगे, मैं जा रहा हूँ ना लाहौर, इंशाल्लाह हम अगली दफा इस दफा ये दुआ करें सारे कि ये इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो इंशाल्लाह अगली दफा। मीना जी बात करूँ मैं जाके, मुझे मुलाकात होगी मेरी मरियम बाजी से, तो मैं कहूँ उनसे कि पिंडी में भी हमें जरूरत पड़ रही है, आप उनके कहीं करीब भी नहीं भटक सकते। मैं देखना चाहूंगा। मरियम बाजी आप मेरी बात सुन रही है ना? क्या करूँ, जाऊँ? मीना जी बात करूँ? जी चले जाएं। मैं कर लेता हूँ, मैं करता हूँ इंशाल्लाह कल। अगर आप चले भी गए ना, तो आपने जो उनकी चेहरे पे इतना ग्लो है ना, उससे झुलस ही जाना है, आपकी स्किन झुलस ही जाएगी। अल्लाह ताला सलामत रखे मीना जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैंने जो है वो सवाल पूछा था, मैं भूल गई हूँ मैंने क्या सवाल पूछा था, हालांकि बहुत अच्छा था मेरा सवाल। तुम क्यों मुझे बीच में काटा था सवाल से? चलो मैं पूछ लेता हूँ इतनी देर से, जब तक आपको अपना सवाल याद आता है।
इज दैट ओके? अल्लाह करे आ जाए यार जी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, थैलेसीमिया के सिम्टम्स शुरू में जब आपके हो जाते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं है कि बच्चा आया उसका टेस्ट हुआ, तो क्या जब पैदा होता है तो डॉक्टर्स ही बता देते हैं उसी वक्त फ़ौरन कि ये थैलेसीमिया का मेजर या माइनर है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि असल में अगर पेरेंट्स माइनर हैं फिर तो हम उसके टेस्ट करके देख सकते हैं। नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो डॉक्टर बता देता है? बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा होता है, ठीक है। क्योंकि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें एक ख़ास किस्म की हीमोग्लोबिन होती है जिसको हीमोग्लोबिन F कहते हैं। बड़ों में जो है वो हीमोग्लोबिन A होती है। हीमोग्लोबिन F जो है वो हमारे 6 मंथ तक बच्चे को लेके चलती है। 6 मंथ्स के बाद जो है वो ज़्यादातर बच्चों में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं कि खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, पेट सूजना शुरू हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कोई मसला चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो फिर आपका डिटेल सवाल हलीमा का पूछेंगे। मत जाएगा, देखते रहिए कौन सब, आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। मैंने सवाल पूछा था ब्लड बैंक के हवाले से कि हमें कैसे पता लगेगा कि ब्लड बैंक से जो ब्लड आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वो सही है हमारी बॉडी के लिए, या फिर बेहतर यही है कि आप ही का कोई फैमिली मेम्बर जो है अगर उसके सारे ब्लड वाइटल्स जो हैं वो ठीक हैं तो वो आपके लिए जो है वो ब्लड डोनेट करे। जी डॉक्टर साहिबा, इसमें ये है कि रिलेटेड डोनर्स तो आपके देते हैं और वो ब्लड जो है वो हमारे पूल में चला जाता है और फिर हम जो पेशेंट को जब ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी जो स्टोर है उससे ब्लड दे रहे होते हैं। इसमें यह कि आपने जब भी ब्लड लेना है तो किसी रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से लेना है। जैसे हमारी जो ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, उससे रजिस्टर्ड जो ब्लड बैंक हैं वो आपकी कैटेगरी A, B, C, D में फॉल करते हैं। कैटेगरी A, A1 वाले जो ब्लड बैंक्स हैं वो बेटर हैं, उनसे जो आप ब्लड लेंगे वो सेफ़ होगा और फ्री ऑफ ऑल इन्फेक्शंस होगा। तो इसमें ये नहीं है कि अगर आपके अपने डोनर का ब्लड है तो वही आपको दिया जाए, आप कोई भी ब्लड किसी को भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये बस देखना ज़रूरी है कि आप रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से वो ब्लड हासिल करें। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जी मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट जगहों से ब्लड ले रहे होते हैं, अब उनको नहीं पता होता कि ये A1 कैटेगरी में है, ये A कैटेगरी में है। एक तो एक रॉ इंसान को कैसे पता लग सकता है? क्या कोई इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की मौजूद है जिससे हमें पता लगे कि ये ऑथराइज्ड जगह है, यहाँ से ली जा सकता है ब्लड? जी इंटरनेट पे भी लिस्ट वगैरह जो है वो मौजूद होती हैं और जिस डॉक्टर ने आपको रेफ़र किया है उसका काम है कि वो आपको सही जगह पे रेफ़र करे। इसके लिए ज़ाहिर अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये पता हो कि हाँ जी हम इस हॉस्पिटल में गए हैं तो हमें ये ब्लड बैंक जो है वो सूट करेगा, ये ब्लड बैंक जो है वो एक रजिस्टर्ड ब्लड बैंक है जहाँ से ब्लड बआसानी मिल भी सकता है। और हाँ, जहाँ पे आपको ये सवाल आए कि आप जाएँ ये ब्लड ख़रीद लें, ठीक है, एट कॉस्ट आपको ब्लड अगर कहीं से मिल रहा है तो वो आपके हाथ और आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ कोई गड़बड़ है। ठीक है। ज़्यादा जो प्रॉपर ब्लड बैंक्स हैं वो आपसे डोनेशन लेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, दे विल टेक द चार्जेस फॉर योर स्क्रीनिंग। अच्छा, ठीक है, स्क्रीनिंग जो करते हैं वो चार्जेस, क्रॉस मैच, उसके चार्जेस लेके फिर आपको वो ब्लड देंगे। ठीक हो गया डॉक्टर। तो ये नहीं है कि आपने साहर सदीकी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड जुमा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, जुमा मुबारक आपको भी। कैसी हैं आप? जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल वैसी की वैसी, ठीक ठाक, खुशबाश, आपके जैसी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसी ही रखे। साहर, बचपन की कोई बसंत याद है, कैसे मनाती थी? हाँ, पापा के साथ मनाते थे। अल्लाह ताला मेरे पापा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आज तो बिल्कुल बसंती लग रही हैं आप खुद भी, प्यारी प्यारी माशाल्लाह। थैंक यू। पापा के साथ ही मनाते थे, छत पे जाके लोगों की गुड़ियाँ काटते थे, अपनी कटवाते थे, रोले डालते थे, और क्या करना खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे। कमा मेरा दूसरा कोट लाना जरा मेकअप रूम में कोट लेकर आओ मेरा दूसरा, मैं पहनता हूँ। कहाँ जाना है?
ताकि आप लोग उसकी भी तारीफ करें ना। मैं तो ऐसे इतना महंगा डिजाइनर कोट पहनता हूँ। सच्चे जाए, मैं इधर आ रही थी आपकी तरफ, यार थी थले दम लो, सबर करया करो ना माड़े गिराइयों पाइयो। सबर अगर आप लोगों में होता तो क्या ही बात थी। मैं नहीं बात कर, मैं तो आ रही थी, मैंने कहा इतने प्यारे शहजादे प्रिंस लग रहे हैं और येलो कलर, येलो है। जाना आपने लाहौर गई है, फॉरेन पहुंच गई हैं आप लाहौर। पिंडी में जो रास्ता पे आ रहा था वो उसको नजर नहीं आया के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। असल तो आज देखिए ना, अभी टीवी लगाया है, अभी लाइट आई है। ये देखिए, आप देखिए ज़ैनब को देखिए, दिखाएं ना, हमारी प्रिंसेस ज़ैनब को दिखाएं, प्यारी प्यारी। क्या हाल है, कैसी हैं आप सहर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह। आज जाके नजर उतारे सारे। जी हम तीनों को नजर उतारते हैं, आप लोग भी वहाँ से बैठ के उतार लें हमारी नजर। मैंने तीनों पे अभी दम पड़ देना है नजर का। दम पड़ दे। हम शुक्रिया फल्लाई, आप लोगों की मोहब्बत है और आप नजर उतारने की बात कर रही है, उससे कोट उतार दिया, उसने कहा नहीं मैंने नहीं लगते हैं ना, आगे तो दूसरा मैं कोट। तीनों पे कैंप 2 है, रुबेल कैंप 2 है, मैं दूसरा पहनूंगा ना यार, इतना प्यारा लग रहा है। नहीं अभी दूसरा पहनूंगा, मैं सब दिखाऊंगा कपड़े, आज सारे दिखा के जाऊंगा। कैंप 2 है रुबेल। पूरी वार्डरोब लाके ना यार रख दे, हर ब्रेक के बाद एक नया पहना करें। मैं कहता हूँ आज हुमायूं थैंक दे मुझे वहां से। हालांकि जब ये सुबह आया था तो मैंने इसे वही वेस्ट कोट पहनने को कहा था जो ये अब पहन, और हम सब ने कहा था कि दूसरा वाला पहन। ये चालाकियां की ना तुम लोगों ने। नहीं असल में वो अच्छा लग जाऊंगा, वो अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छा लग रहा है, दोनों अच्छे लग रहे हैं। उसमें ज्यादा अच्छे लग रहे थे, मुझे ना करो जी। देखा, उसमें ज्यादा अच्छे लग रहे थे। वो भी ऊपर डाल लो। एक कंधे पे रखने, कंधे वो पे चाह रहा है कि आप सब उसकी तारीफ करें, इसलिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं तो कह रही हूँ, मुझे तो उसी में प्यारे लग रहे थे। देखिए ना, लाइट फिर से चली गई, अब मैं कैसे देखूं आपको? ओह, खूबसूरती बर्दाश्त ना हुई बिजली वाले से। वे अल्लाह ते तेरा, वे अल्लाह मैं की गुनाह कीता, सबदा दिल खुश कीता मैं। नहीं, तो कोई गुनाह नहीं किया, साढ़े गुनाह पाई हो तो। हमें आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अजीज हैं, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आबाद रखिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सहर कॉल करने के लिए। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं कि हमारा दिल खुश कर सकें, और बहुत आप लोगों से बात कह के जो है वो दिल खुश होता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैंने सवाल पूछना था कि थैलेसीमिया में क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें मैंने अक्सर देखा उन बच्चों के उनके बाल या भंवरे गिरे हुए होते हैं, बहुत कम होते, तो क्या इससे बाल, नाखून और आपके चेहरे पे रंगत भी बहुत पीली पड़ जाती है? जी, रंगत तो बिल्कुल पीली पड़ जाती है, और इसमें चूँकि एक्स्ट्रा मिडलरी, या हम कहते हैं कि बोन मैरो की बजाय दूसरे ऑर्गन्स के अंदर हीमोपोइसिस या खून बन रहा होता है, उसकी वजह से फ्रंटल बॉसिंग, हम कहते हैं कि ये जो आगे सर की हड्डी है ये उभर जाती है, इनकी मैक्सिलरी जो बोन्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, रंग बहुत पीला हो जाता है। इन बच्चों को देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं। और जब इनके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंडोक्राइंस जो गदूदे हैं उनमें अगर आयरन डिपॉजिट हो जाए तो उसके बाद भी फिर इनकी मुख्तलिफ, जैसे आप कह रहे हैं कि नाखून, बाल, तो इन चीज़ों पे ग्रोथ इनकी रुक जाती है। बिल्कुल, ग्रोथ रुक जाती है। क्या कोई ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए बेहतर हैं? जैसे हम अक्सर अपनी माओ से सुनते हैं, अपनी नानियों से सुनते हैं कि आम और लस्सी का ग्लास पियो तो 1 किलो खून बढ़ जाता है, तो क्या कोई गाजर खाने से खून बढ़ता है, चुकंदर खाने से खून बढ़ता है? तो क्या कोई ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिससे एक्चुअली, क्योंकि आपका ब्लड से बहुत ताल्लुक है, जिससे खून बढ़ता है, और थैलेसीमिया के लिए भी कुछ ग़िज़ाएं बेहतर हो सकती हैं? नहीं, थैलेसीमिया चूँकि मतलब ज़ाहिर है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसमें ग़िज़ा से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बाहर से खून लगाएंगे तो ही उनको फ़र्क पड़ेगा। ये आम, जैसे अगर किसी को किसी ख़ास विटामिन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, या इस तरह की कोई कमी है, तो उनमें आप ये मल्टीविटामिन्स दें, या आप जैसे कह रहे हैं कि उनको खुराक ऐसी दी जाए, जूसेस दिए जाएं, फ्रूट्स दिए जाएं, तो उनसे उन लोगों में तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थैलेसीमिया को अगर मैं पेशेंट्स को साइड पे रखूं और मैं से पूछूं कि जिनमें ब्लड की कमी होती है, जिनमें आयरन की कमी होती है, क्या कोई खास ग़िज़ाएं उनके लिए आप रिकमेंड अभी करेंगी? और क्या उनके लिए आयरन की टैबलेट्स देना उनको ठीक है अगर उनमें आयरन की कमी? प्लीज़ जी, इसमें ये होता है कि जब आप एक खून का टेस्ट करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, और उसमें फिर आप इनके मज़ीद टेस्ट करते हैं, अगर आयरन कम है या B12 और फोलिक एसिड, इनकी कमी की वजह से भी खून की कमी या एनीमिया हो सकता है। तो जिस चीज़ की कमी है उसको आप इन द फॉर्म ऑफ मेडिसन, इंजेक्शन, ओरल
या इंजेक्टेबल फॉर्म में देंगे तो खून की कमी पूरी हो जाएगी। और आप ग़िज़ाओं की जहाँ तक बात करेंगे तो जैसे B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसमें अगर आप मीट, स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स ये चीज़ें आप देते हैं तो इससे आपकी ये खून की कमी पूरी हो सकती है। और आयरन के लिए आयरन कंटेनिंग जो फूड्स हैं जिसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं, चुकंदर है, बैंगन है, स्पिनच है, लिवर है, ये चीज़ें अगर आप देते हैं तो खजूर है तो उससे आपकी खून की कमी बिल्कुल पूरी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जितने भी ये बच्चे होते हैं वो जाहिर है उनके ऊपर एक मेंटली भी इफ़ेक्ट होता है। एक तो उन्हें लगता है कि भाई हमारे अंदर कोई इशू है, हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक दफ़ा अस्पताल जाना, वहाँ पे ब्लड लगवाना, ये एक बड़ा अजीब चीज़ होती है। फिर वो अपने पेरेंट्स को जो है वो अपने लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हुए देखते हैं, जी चोट ना लग जाए इस बच्चे को, वो पेरेंट्स ज़्यादा उस बच्चे का ख्याल रख रहे होते हैं, वो एक चीज़ होती है। फिर वो बहुत दफ़ा देखते हैं कि वो अपने जैसे बच्चों से पीछे रह गए हैं, जैसे कद छोटा रह जाना, बाल लंबे ना होता ना, जैसे लड़कियों को बाल लंबे करने का शौक़ होता है, बाल लंबे ना हो सकना, नाखून लंबे ना होना, उनमें बहुत सारी ऐसी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो अभी तक हम इस बीमारी के हवाले से अवेयरनेस की बात करें, पर कितना ज़रूरी है उन बच्चों की काउंसलिंग करना डॉक्टर्स के हवाले से भी, कि डॉक्टर्स भी उनको अच्छा फ़ील कराएं, उनके घर वाले, ख़ानदान वाले, उनकी टीचर्स, वो सारे उनकी एक्स्ट्रा केयर करें ताकि वो अच्छा फ़ील करें और उनको ये हो कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। बिकॉज़ कुछ लोग जो हैं वो इमोशनली भी वीक होते हैं, उनको लगता है कि शायद हम इस बीमारी का मुकाबला ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, ये जो ऐसे बच्चे हैं इनकी ट्रीटमेंट सिर्फ एक डॉक्टर, हेमाटोलॉजिस्ट या खून की बीमारियों का माहिर नहीं कर सकता, या बच्चों के डॉक्टर नहीं कर सकते। इसके लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी आपने हर डिसिप्लिन के लोगों को साथ लेके चलना है, जिसमें आपका हेमाटोलॉजिस्ट भी आएगा, आपका पीडियाट्रिशियन भी आएगा, आपका साइकेट्रिस्ट भी आएगा, आपका फिजियोथेरेपिस्ट भी आएगा और आपका ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर भी कई दफ़ा इन्वॉल्व होता है। तो उसमें ये होता है कि आप इनकी काउंसलिंग ऐसी करें, इनके पेरेंट्स की काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको एक बीमारी नहीं समझना, आपने इस हकीकत को सबसे पहले तस्लीम करना है कि ये आपके साथ हो गया है और अब आपने इस बच्चे को ऐसे मैनेज करना है कि नॉर्मल लोगों की तरह ये अपनी ज़िंदगी सोसाइटी में साइकोलॉजी कैसे लेना। आई हैव टू टेक अ ब्रेक लेता हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल सपोर्ट के हवाले से कि उन बच्चों को और उनकी फैमिलीज़ को कितनी इस चीज़ की ज़रूरत होती है जिनको ये बीमारी जो है वो डायग्नोज हो जाती है। डॉक्टर साहबा, इसके हवाले से आप बता रही थी। मैंने जैसे कि ये बताया कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो बड़ी ज़रूरी है, जिसमें हेमाटोलॉजिस्ट का रोल है, साइकेट्रिस्ट का रोल है, बच्चों के डॉक्टर का रोल है और फिजियोथेरेपिस्ट का इवन रोल है। जैसे हीमोफीलिया के बच्चों में फिजियोथेरेपी का भी रोल आ जाता है कि जॉइंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपी का भी रोल है। तो जहाँ तक आप साइकेट्री की काउंसलिंग की उनकी बात कर रही हैं, तो काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। पहले से उनको ये इन्फॉर्म या बता देना चाहिए हमें कि ये बच्चे जो हैं ये एक दिन की बात नहीं है, ये ज़ाहिर है एक लाइफ लॉन्ग उनके साथ ये चीज़ चलनी है और आपने इसको ही अब ये समझना है कि दिस इज़ अ न्यू नॉर्म। जब आप एक चीज़ को कह देंगे ना कि दिस इज़ अ न्यू नॉर्म, तो आप फिर चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट भी कर लेंगे और आप उसको बच्चों को उस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके साथ बिहेव भी नहीं करेंगे। नॉट जस्ट द किड्स, उस वक्त से बच्चों को नहीं चाहिए होती साइकोलॉजिकल, उनके माँ बाप को भी चाहिए होती है साइकोलॉजिकल हेल्प। बिकॉज मैंने आपसे सिर्फ ये पूछना था, मेरे साथ मेरे साथ कॉलर है, फिर मैं पूछता हूँ। तलत आंटी जी, अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक और पसंद भी मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तीनों बच्चे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और भाई आज तो कौसा कज़ा हुई है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक और रंग बदलते जा रहे हैं भाई। हाँ, मैंने कहा बदल लो तलत आंटी, दिल चाह रहा था, मेरा बड़ा दिल इस तरह होता है, खफा होता है, मुझे लगता है कि अच्छा लगना चाहिए इंसान को, तो मैंने कहा अगर ये अच्छा लग रहा है, कपड़े हैं ज़्यादा तो दिखाओ ना, सारे दिखाओ। अच्छा आज नहीं, आज भाई देखें
माशाल्लाह सभी अच्छे लग रहे हैं। Thank you. अच्छा, अब हमारी हलीमा जो है ना, अच्छा नहीं, पहले अपने मेहमान को मेरा सलाम कहिए। और अभी बहुत अच्छी, मतलब बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज थी ना, लिहाजा मैंने बीच में बात नहीं की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बहुत, और इतना सीरियस टॉपिक था कि बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। एक बहुत मुनासिब और इतनी इफेक्टिव गुफ्तगू रही है। अच्छा, अब मैं और इनकी तरफ आती हूँ कि जो मैंने कहा ना वो कौसो कज़ा, तो भैया वो तो एक जगह तो मौसम बदल गया और हमारी हलीमा जो है वो सादा और पुरकारी लग रही है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, इतनी माशाल्लाह सादगी और उसके अंदर बड़ा ग्रेस आ रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाकई, और तुम्हारे वो हाथों के कंगन तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अपनी ज़ैनब भी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। लेकिन ज़ैनब के दुपट्टे को देख के मुझे याद आ रहा है कि मेरा इस तरह इन्हीं कलर्स का एक दुपट्टा है, लेकिन वो उसमें है, लॉन में है वो। अच्छा अच्छा, हाँ, सही वो इसी तरह का है वो, लेकिन उसकी स्ट्राइप पतली है जरा। सही। इसमें तो लेसें भी लगी हुई हैं और गोटे का भी काम है। वो तो नहीं, वो तो आपका बड़ा वैसा है ना, डेकोरेटेड है ना वो तो दुपट्टा। धनक के रंग पहन कर आइए। कान के आवेजे तो भाई उनका क्या कहना। कान के क्या कह रही हैं? क्या कान के आवेजे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा नहीं, आप माशाल्लाह आज अब प्रोग्राम सुन के भाई, अब आप लोग मेरे बच्चों समझ जाओ, आज मुझे कई दिनों के बाद आप लोगों के प्रोग्राम में मजा आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखिए। बहुत शुक्रिया कॉल कर। चलिए, सबको मेरी दुआ सलाम कहिए। बहुत शुक्रिया। मिसेस अजमल हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। और वही एक तो आपके गेस्ट आई हैं, उनके लिए भी सलाम और बहुत सारी दुआएं। और वो जो मौजू है, हमेशा आप लोग इतना अच्छा मौजू, इतना अच्छा टॉपिक लेके आते हैं, हर उस टॉपिक की ज़रूरत होती है और वो लगता है कि उस पर बात की जाती है, और अच्छा किया आप लोगों ने उसको। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा ये कि अल्लाह पाक वही इनके मौजू को लेके जो वो बात कर रही हैं बच्चों के हवाले से, उसमें ये दुआ देना चाहूँगी कि अल्लाह पाक हर माँ बाप को औलाद के दुख दर्द गम से महफूज रखे। तो दूसरा मौजू पे भी आपके वही के बचपन में पसंद और ये चीज़ें, तो इतना कुछ याद आ गया। और भाइयों के साथ में पतंग उड़ाने का बहुत शौक, साइकिलिंग का बहुत शौक। और वही बात है, मैं ना 10 बार सोच रहा था मिसेस अजमल लाहौर जाऊं ना जाऊं। आज सबकी कॉल सुन के आपने जो पुरानी यादें दिलाई है ना, अब जाना है, चाहे बुखार भी हो, अब तो जाना चाहिए। और दूसरा ये कि हम 14 अगस्त की तैयारी करते, और भाई छोटे थे, मतलब मुझसे छोटी बहन है, उससे भी छोटा, भाइयों में जो बड़ा भाई, तो वो मैं कंपनी देती थी अपने बहन भाइयों को, छोटों को ना, सबको। और उसमें ये होता था झंडियाँ लगा रहे हैं, 14 अगस्त आई है, डोरियाँ घर में लगा के उस पर झंडियाँ लग रही हैं, तो साथ कंपनी भी हो जाती थी और मेरा शौक भी पूरा हो जाता था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये ऐसे त्योहार सिर्फ साउथ एशिया में ही है। ऐसे बहुत शुक्रिया। गेम्स खेली है ना हमने, जो एंजॉय किया, आजकल के बच्चों को उस तरह के मौके नहीं मिल रहे। हम देंगे, हमने पसंद दोबारा लाई है जेन ज़ी के लिए। इन्हें तो पता ही नहीं है कन्या कैसे दी जाती है, वो काटा कैसे किया जाता है, सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ज़ैनब, ये रेसिपी क्या है जिसने कबाब बनाए हैं, जो कि आपके प्यारे हाथों ने, ये कैसे बनाए हैं? जी मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो है शामी कबाब के लिए मैंने चना दाल जो है 1 किलो ले ली थी, और बीफ 1 किलो बोनलेस लिया था, प्याज 1 किलो, लहसुन की जवेद 12 अदद इसमें जाएंगे, अदरक का टुकड़ा 3 इंच, नमक 3 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 3 खाने के चम्मच, धड़ा मिर्च 1 खाने के चम्मच, गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 खाने के चम्मच, धड़ा दार चीनी 2 अदद, काली इलायची 2 अदद, तेज़पात 2 अदद, सब्ज़ मिर्चें 8 अदद, सब्ज़ धनिया 2 अदद, पुदीना 1 कप, अंडे इसके अंदर 4 अदद जाएंगे, पुदीना 1 कप, अंडे, लेमन जूस 4 खाने के चम्मच, ब्रेड स्लाइसेस 6 अदद, और तेल जो है तलने के लिए चाहिए। ठीक है। और आपने ये सारी चीज़ें जो गरम मसाले साबित हैं उनको एक पोटली में डाल दें ताकि वो मिक्स ना हो। ठीक है। और फिर मतलब उनका एसेंस चला जाए, लेकिन ऐसा ना हो। लेकिन ज़ैनब, मेरा एक सवाल है इसमें, इजाज़त है? नहीं इजाज़त है, पहले पूरा प्रोसीजर बता देते, फिर उसके बाद। तो उसके बाद अगर तो कुकर में आपने इसको मिक्सचर को पकाना है तो पका लें, वरना आप लो फ्लेम करके 2 से 3 घंटे के लिए आप देचकी में भी चढ़ा के रख सकते हैं। और अगर कुकर में डालें तो कितने देर का प्रेशर लगाएं? आप डालें तो आधा पौना घंटे का प्रेशर लगाएं, ताकि सही अच्छा सा मैशी हो जाए और ड्राई हो जाए सारा पानी। और उसके बाद फिर ठंडा जब हो तो उसके बाद आपने घोटने, मुझे पता आपने सवाल क्या करें इसलिए आप नहीं करेंगे, घोट लेना बहुत अच्छे से। और आपने शामी कबाब भी नहीं बनाने ना, तो फिर क्या जरूरत है, आपको बने बनाए मिल रहे हैं,
नहीं रुबेल, ये देखिए आपके एंकर के साथ क्या हो रहा है, वो बीच में सवाल पूछ रहे हैं। और उसके बाद जब ठंडा हो जाए मिक्सचर, आप बहुत अच्छे से उसको घोट लें और फिर आप अंडे डाल दें, तो बाइंडिंग हो जाएगी बहुत अच्छे से। ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर दें इसके अंदर, या जो आपके टोस्ट होते हैं, ब्रेड स्लाइसेस होते हैं, वो डाल लें और उसे फिर आप शामी कबाब। मैंने तो कभी टोस्ट नहीं डाले, फिर भी अच्छे बन जाते हैं जुड़े हुए। तो आप अंडा डालना क्यों जरूरी है? क्योंकि अंडे के फिर ये होता है ना कि फ्रीज आपने जब की है और उसके बाद अगर आपने उसे बाहर निकाला है तो आप अंडे में अंडे में डिप करके आप करती हैं? नहीं करती, ऐसे ही हो जाता है। मैंने भी ऐसे ही किया। अच्छा ज़ैनब, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था, मुझे बताएं कि ये जो तेल आपने इसमें कितना ज़्यादा तेल आपने इसमें डाला है, आप वो दिखा सकती है फाइबर में कितना तेल इसमें बन सकते हैं? हाँ, मैं इसमें दिखा देती हूँ। मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच डाले हैं और उसको फ्राई किया। अच्छा, और आपने मिक्सर किस में बनाया, ये किस चीज़ में मिक्सर बनाया? अच्छा, हम लोग जो है ये यहाँ पे आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपकी आमद का, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ जो है वो समझाया। आप लोगों का बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक आखिरी बात कह के हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को फिक्र पड़ी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका काम ना करना शुरू कर दे, लेकिन मुझे अपनी डबिंग सुनने के बाद यकीन हो गया कि मुझे हम तीनों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पे जी आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। बसंत को बहुत एंजॉय करें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।